Am I audible and visible? So, good evening, everyone. And I just want to say that कि सर ने अभी बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे चीजें हो रखी है कि एग्जाम में आपका जीएस भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो उसी को लेके मैं यहाँ पर आया था। सर ने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार सर आप प्रॉपर जीएस का जितना भी पूरा पेपर है 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका एक बारी एनालिसिस करके बताइए। हालांकि वो मेंस का पेपर है, मेंस में हुआ था, बट देयर आर सर्टेन वेज थ्रू विच वी कैन गेट द नर्व्स। ठीक है ना, कि एग्जामिनर जो चीजें पूछ रहा है वो किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है ना, वो वहीं से हमको पता चलता है, वहीं से सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना, बिकॉज व्हेन जब मैं कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में जो तीन ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस इसीलिए होंगे कि कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन दे आर इन माय माइंडसेट। क्योंकि एक ऑप्शन तो मुझे सही डालना पड़ेगा लेकिन तीन गलत डालने हैं। वो तीन गलत ऑप्शंस भी क्या देते हैं हमको, हिंट देते हैं कि ऑन दोज थीम्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर, कि उनसे ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के क्वेश्चंस को। ठीक है ना। दूसरी हमारी जो ये टीम है, हमने इसी तरीके से डिसाइड किया है कि अगर कुछ भी ये चेंज होता है सो वी विल गिव यू द बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। प्रॉपर क्लास देंगे हम आपको। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमसे पढ़ो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक बारी एनालिसिस सुनो, देखो, अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है कि हाँ इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी है दैट इट इज एनरिचिंग अवर कंटेंट, ठीक है ना, इट इज एनरिचिंग अवर नॉलेज, तो तभी आप आगे डिसाइड करना। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास आप आए हो तो आपका सिलेक्शन शोर शॉर्ट होना चाहिए। यू शुड बी इन द फाइनल लिस्ट, तब तक कोई किसी चीज को नहीं पूछता। आई हैव ऑल्सो गिवन माई इंटरव्यू इन 2022 21 इन आईएएस एग्जामिनेशन, तो मैं भी लिस्ट में नहीं था। ठीक है ना, तब तक कोई नहीं पूछता है जब तक आप लिस्ट में अपना एक नाम नहीं लेकर आते हो। ठीक है ना, एंड दैट शुड बी योर मोटिवेशन की मुझे मेरा नाम लिस्ट में चाहिए, एंड फॉर दैट वट एवर आई हैव टू डू आई विल डू दैट। ठीक है ना, जितना मुझे अभी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जितना मुझे जो कुछ करना होगा वो अभी करना होगा, बिकॉज इट इज अ टाइम वेयर यू कैन एनरिच योर सेल्फ। ठीक है ना, जब आदमी बहुत नीचे होता है तभी वो इतना काम कर सकता है, क्योंकि तब उस पर कोई भी लोग ध्यान नहीं देता है। और जब वो वहां पर काम करता है तो वो जो लोग पहले से ही ऊपर है उनसे भी 10 कदम आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखते हुए हम इस सेशन को लेकर आए हैं कि पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई तू जो 2021 में एग्जाम हुआ था मेंस में, उन्होंने किस तरीके से हमारा जो क्वेश्चंस पूछा था, किस तरीके का सेट्स बनाया था। ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले हमारा एपीसीएस सी का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी अगर किसी इंसान ने पेपर देखा होगा तो वो भी एक बहुत जनरलाइज पेपर था, एंड कट ऑफ वाज नॉट आल्सो कि हाँ बहुत ज्यादा हाई थी। आई एक्सपेक्ट कि मैं अगर आप 45 क्वेश्चंस कर सकते हो, देयर आर 30 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन दैट ईच एंड एवरी वन कैन डू। ठीक है ना, कोई भी कर सकता है अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है। लेकिन हमको वो 15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हैं ताकि हमारे जो मार्क्स है वो 90 आए, और 90 में हम शोर शॉर्ट होंगे, या जितनी भी हमारी कट ऑफ होगी उसमें हम शोर शॉर्ट होंगे कि वी आर गोइंग टू राइट द मेंस। तो मुझे वो मेहनत करनी है, वो करानी है। अच्छा, इसमें हमारे साथ क्या क्या रहेगा? एक तो आई विल प्रोवाइड यू द कंटेंट, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट होगा, वो भी जो क्लास नोट्स का होगा। ठीक है ना, मैं ऐसा कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बुक रेकमेंड कर दूंगा अभी या कुछ कर दूंगा। ठीक है ना, इट इज योर चॉइस। अगर आप मुझे बोलोगे आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू बुक। ठीक है ना, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू द पेपर ऑफ 2021, उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको बोल दूं कि ये एक पर्टिकुलर बुक से है। There are n number of the reports, there are n number of the headquarters that they have asked. They have asked the discoveries, they have asked the fathers, जो other studies के father होते हैं, वो पूछा है। तो वो क्या है, उनको हमको कॉम्प्रिहेंसिवली बैठ के बनाना होगा। ठीक है ना, जैसे फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना, फादर ऑफ होम्योपैथी, जो ये सारी चीजें हैं, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं, इनको हमको बैठ के बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है ना, तब हम आपको देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अनटिल अनलेस यू विल नॉट एनालाइज योर सेल्फ। देखो, तीन चीजें होती है, आदमी तीन चीजें करता है, क्या क्या? भाई एक बारी पढ़ाई कर लिया, ये स्टडी कर लिया, ठीक है ना, उसके बाद जो होता है एनालिसिस, ये वाला पार्ट इंसान का गायब होता है लाइफ में से। ठीक है ना, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। फिर हम सीधे पहुंच जाते हैं स्टडी करने के बाद रिवीजन पर। ठीक है ना, जब आपने किसी चीज को एनालाइज ही नहीं किया तो आप उसको रिवाइज कैसे करोगे? जब तक आप एनालाइज करोगे तब तक उस चीज के आपके अंदर 10-12 इक्वेशंस हो जाते हैं। ठीक है ना, ओपन।
जिसको हम हिंदी में समीकरण कहते हैं, वो 10-12 जो इक्वेशंस होते हैं कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से भी सोच सकते हो उसी चीज को, ठीक है ना, बिकॉज द सेंटर विल बी दैट थिंग। सो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे किसी चीज का, तब तक वो चीज आपके अंदर नहीं डेवलप होगी। और मैं वही करना चाहता हूं कि until unless you will not have that kind of foundation किसी भी चीज के लिए, तो वो नहीं हो पाएगी। मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, जीएस भी कराऊंगा, स्टैटिक जीके, जो स्टैटिक जीके होती है, जीएस होता है, वहां से क्वेश्चन इन्होंने बहुत सारा पूछा है, तो वो भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये वो जो होता है उस तरीके का जो पार्ट होता है, दैट इज स्टैटिक जीके, वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने इस पेपर का एनालिसिस स्टार्ट किया था। सर को मैंने बोला था कि पहले एक बारी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर आस्किंग टिल नाउ। जी बोलिए। ओके, ठीक, चले भाई अब स्टार्ट करें। कोई एक बारी अपना माइक खोल के बोल दीजिए प्लीज। शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके सर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन था भाई हमारा। अब देखो एनालिसिस क्या होगा, एनालिसिस में ये होगा दैट आई विल टेल यू व्हाट आर द अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट आई कैन प्रोवाइड यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन इन्होंने बहुत सिंपल सा पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था भाई इन्होंने? दैट हु वाज द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्ता ड्यूरिंग जून 2019, ठीक है ना। अब यहां से देखो थीम क्या इंपॉर्टेंट हुई, लोकायुक्ता, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बाद में करूंगा, पहले आपकी जो दूसरी चीजें हैं वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या बन गई हमारे लिए? लोकायुक्ता बन गई, ठीक है ना। तो लोकायुक्ता क्या होता है? लोकायुक्ता के अगर मैं बारे में बताऊं तो आपको, इट इज नथिंग बट इट इज एन एंटी करप्शन बॉडी, ठीक है ना। ये एक एंटी करप्शन बॉडी है, ठीक है ना। और ये स्टेट्स में भी होती है और ये हमारा नेशनल में भी होती है, ठीक है ना। एज पर द लोका लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट कब आया था भाई? लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, ठीक है ना, कब आया था? 2013 में। कब? जब आपको पता होगा व्हेन देयर वाज अन्ना हजारे, ठीक है ना, ही वाज प्रोटेस्टिंग, तो उनके प्रोटेस्ट करने के बाद ही ये एक्ट आया था, ठीक है। ये पता चल गया आपको। दूसरी बात क्या है, फिर हमने ये क्या किया, जब ये तो सेंटर में लेकर आए हम, फिर हमने ये स्टेट्स में भी बनाया, जो हमारे अदर स्टेट्स हैं उनमें भी हमने एक एक बॉडी गठित की, ठीक है ना। सो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश कब लेकर आया? अरुणाचल प्रदेश इसको लेकर आया था, अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट लेकर आया था, ठीक है ना। लोकायुक्ता एक्ट लेकर आया था भाई 2014, ठीक है ना, 2014 में एक्ट लेकर आया था। बट दिस बॉडी वाज फॉर्म्ड इन 2019, 2019 में जाके बनी थी ये सबसे पहली बारी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हु वाज बिकम द चेयरमैन, ठीक है ना। चेयरमैन कौन बना था भाई इसका? सो द चेयरमैन वाज अपॉइंटेड एज पीके साकिया, ठीक है ना। बिकॉज आप चेयरमैन उसी को बना सकते हो या तो वो रिटायर जज हो। इसके लिए देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई आपको कि लोकायुक्ता का जो चेयरमैन होगा, ही कैन और ही विल बी अ रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है ना, या जज हो या फिर एक बड़ा वकील हो, बहुत बड़ा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर वो मर गए थे, उनका डेथ हो गया था, ही पास्ट अवे। तो तब से आज तक अगर मैं अभी की बात बताऊं, अभी भी जो हमारा लोकायुक्ता है ये है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो आदमी देख रहे हैं आपको, येसी तेर सिंह, ठीक है ना, ही वॉज अ मेंबर ऑफ लोकायुक्ता, ही वॉज नॉट अ चेयरमैन। ये चेयरमैन नहीं थे, ये क्या थे? ये एक सिर्फ मेंबर थे। बिकॉज अगर मैं लोकायुक्ता बॉडी की बात करूं आपको, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें 3 लोग होते हैं, ठीक है ना, 3 लोग होते हैं। 3 लोग में क्या, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे चेयरमैन, ठीक है ना, सबसे ऊपर कौन देखने को मिलेगा? चेयरमैन, ठीक है ना। 2 इसमें अदर मेंबर होते हैं, और वो 2 अदर मेंबर में कौन कौन होता है? एक तो जुडिशियल मेंबर होगा, कोई जुडिशरी बैकग्राउंड का, ठीक है ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट होगी एक। दूसरा कौन होगा? नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। एंड जो साकिया था, जो ये पीके साकिये थे, ये कौन थे? ही वॉज द जज इन आसाम जुडिशरी, ठीक है। क्या मेरी बात भाई यहां तक समझ में आई? सो जो दूसरे ऑप्शंस है ये तो हमको देखने ही नहीं है, ठीक है। हमको ये देखना है कि ये जो हमारा टॉपिक है लोकायुक्ता, एंटी बॉडी जो करप्शन है, वो बहुत सारी बॉडी है इंडिया में, एंटी करप्शन बॉडी, देयर आर एन नंबर ऑफ द एंटी करप्शन बॉडी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना। सो व्हेन वी स्टडी द पॉलिटी,
it comes from the polity plus it also have current affair. ठीक है ना? तो जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपका फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आप उसको करंट अफेयर के साथ लिंक नहीं कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई सभी को? प्लीज टेल मी। बोलिए भाई, कोई एक माइक ओपन करके बोल दीजिए। यस सर। ठीक है ना? सो अभी भी जो करंट मेंबर है इनके, वो कौन है? यासी तेरसिंह है। ठीक है ना? ही वॉज ऑल्सो एन IAS रिटायर्ड ऑफिसर। तो वो ही अभी इसके मेंबर है, वो ही सारी चीजें देखते हैं, बट ही इज नॉट अपॉइंटेड एज चेयरमैन। इवन दो देयर आर एन नंबर ऑफ द बॉडीज, जो स्टेट्स की बॉडीज है, उन्होंने बहुत सारा एक बारी मतलब प्रेशराइज किया है गवर्नमेंट को, उन्होंने बहुत बारी बोला है गवर्नमेंट को कि आप इसका कोई एक अपॉइंट कीजिए। ठीक है ना? बिकॉज इट इज अ बॉडी विच विल फाइट अगेंस्ट द करप्शन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन इज। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। पहले चीज ये देखना कि जो हमारा कोई भी ओलंपिक एसोसिएशन होगा, ये किसके अंडर काम करता है? ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर काम करता है। ठीक है ना? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट ओलंपिक एसोसिएशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग द अरुणाचल वन। ठीक है ना? द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन इज ऑलवेज हैव 4-year टर्म, उसकी 4 साल की ही होती है। and this is also aligned with all India or India Olympic Association. ठीक है ना? This work under the National Sport Department और National Sport Development of India, and this body was formed in 2011. ठीक है भाई, ये क्या रिकॉग्नाइज करती है? इट रिकॉग्नाइज द स्टेट ओलंपिक्स, ठीक है ना, एसोसिएशन, that they must adhere the structure that is laid down by इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। ये बॉडी का सिर्फ काम यही होता है कि ये बस सारी चीजों को देखती है जो स्टेट में हमारे जितने भी वो होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बताओ मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सो इट इज, देखो ध्यान से सुनना, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो सारी चीजें होंगी। दैट एक तो होता है 4 साल का ओलंपिक साइकिल। ठीक है ना? देयर विल बी 4-year ओलंपिक साइकिल। ठीक है ना भाई? 4 साल का होगा ये। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर क्या पता होना चाहिए? दैट अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन इज अ अपेक्स बॉडी। ये अपेक्स बॉडी होता है। ठीक है ना? अब अपेक्स बॉडी क्या होता है? अपेक्स बॉडी जितनी भी होती है, अपेक्स स्पोर्ट बॉडी भी बोल सकते हो इसको, स्पोर्ट्स बॉडी। ठीक है ना? ये ज्यादा बेटर है। तो अपेक्स बॉडी, ये जितनी भी सारी अपेक्स बॉडी होती है, इनको मैं बताऊंगा आपको पॉलिटी में, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। सो द करंट, जो अगर मैं बताऊं करंट की, करंट जो इनका लाइक करंट अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट है। ठीक है ना भाई? आज इनका कौन प्रेसिडेंट है? सो दैट नेम इज ताबा तादिर। ठीक है ना? ताबा तादिर करके एक नाम है जो इनके अभी हमारे प्रेजेंट में है। ठीक है ना? ही इज ऑल्सो द स्टेट मिनिस्टर ऑफ, किस चीज के मिनिस्टर है वो? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के। ठीक है ना? ये क्या काम करती है? इट लाइक इन्वॉल्व्स इन द स्टेट लेवल गेम्स। ठीक है ना? जो हमारे नेशनल्स गेम होते हैं, खेलो इंडिया होता है, ओलंपिक डिसिप्लिन कमेटी होती है, इन सभी की जगह जाके काम करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है ना? इवेंट्स में मदद करेगी, ये सारे काम करने में मदद करती है। सो दिस इज अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है भाई, ये सारी चीजें तबा पता होनी चाहिए थी। बोलिए। तादिर फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर है। हाँ जी, तबा तादिर जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था, अभी एजुकेशन कुछ नहीं है, हाँ, मिनिस्टर ओ नहीं है जो कुछ। भी कुछ होंगे, बट अभी वो यहाँ ताबा तादिर जो है वो करंट शायद इसके प्रेसिडेंट है, जहां तक मुझे उनकी इंफॉर्मेशन मिली थी। मैंने वो पेज ओपन किया हुआ है, हाँ उसका मैं वो भी भेज दूंगा हाँ, आपको। बहुत ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन देयर इज 10th अप्रैल 2021 was the birth anniversary of father of homeopathy, डॉक्टर CF सिंबल हनीमैन। ठीक है ना? अब हनीमैन का
देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ पता है भाई आपको, डेट ऑफ बर्थ अगर पता है आपको तो सारी चीजें पता हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये कहां से पता चलेगा आपको, जब मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक, क्योंकि आई विल टेल यू दैट हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है ना, अदर मेडिसिन का भी बताऊंगा, सर्जरी का भी बताऊंगा, तो जब उनका हम ये पढ़ते हैं कि ये इनका फादर है तो उनका मैं डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देयर विल बी अ टेबल इन विच एक साइड में क्या होगा, एक साइड में होगी मेडिसिन या जो भी कुछ चीजें होंगी, उसके साइड में फादर होगा, उनके साइड में उनका काम होगा, आफ्टर दैट देयर विल बी देयर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो जो इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 10th अप्रैल में ही हुआ था, ठीक है ना, 10th अप्रैल मान के चलो 1775 में इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है ना। अब 1755 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर मैं 2021 में से 1755 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 662, ठीक है ना, तो 266 ये हो जाएगा हमारा बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो ही सिर्फ सारी चीजें बताऊंगा, एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन मुझे भी देने का शौक नहीं है, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लोट, ठीक है ना, यू हैव टू स्टडी अ लोट, तो आपको सारी चीजें बस उतनी ही पता होनी चाहिए जितनी मतलब लाइक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई भाई? अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर मैं दूसरी मेडिसिन की बात करूं यहां पर, अगर मैं अदर्स मेडिसिन की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी एन नंबर ऑफ द फील्ड, ठीक है ना, अलग अलग फील्ड होते हैं हमारे। उसके बाद क्या रहता है हमारे पास, देयर इज फादर या फिर फाउंडर, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहता है भाई, उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन के जो फादर है वो कौन है भाई, दैट इज जनरल मेडिसिन जो होती है हमारी, ठीक है ना, दैट इज हिपोक्रेट, ठीक है ना, इसीलिए आप हिपोक्रेट ओथ लेते हो। मॉडर्न मेडिसिन के भी कौन है, हिपोक्रेट है। हेमोपैथी का मैंने अभी बता दिया, डॉक्टर सेम्बल, ठीक है ना। आपने सुना होगा एक यूनानी मेडिसिन, ठीक है ना, एक होती है यूनानी मेडिसिन, तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाना है। यूनानी मेडिसिन का जो हमारा लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका भी कौन था भाई, जो फादर थे दैट वाज हिपोक्रेट, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो गैलन भी एक आदमी था जो गैलन था, ठीक है ना। देन आयुर्वेद सबने सुना होगा, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के फादर कौन थे, दैट इज चरक, ठीक है ना। चरक हिंदी का नाम है चरका, ठीक है ना, चरक संहिता भी लिखी थी इन्होंने, ठीक है ना। तो ये क्या है, ही इज नथिंग बट ही इज द इंटरनल मेडिसिन जो होती है उनके बारे में चर्चा करी थी। अगर आयुर्वेद में सर्जरी की बात करूं मैं, ठीक है ना, सर्जरी, सर्जरी का भी कई बार क्वेश्चन पूछा है दूसरे स्टेट्स में, तो सर्जरी का जो फादर थे उनको बोलते हैं हम भाई सुश्रुत, ठीक है ना, सुश्रुत, उनको बोलते हैं हम सुश्रुता, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, जैसे मॉडर्न मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जरी, मॉडर्न पैथोलॉजी, ठीक है ना, बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कोच जिसको बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक, ठीक है ना, एटोनॉमी, उनके फादर कौन थे, तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने कौन कौन सा लॉ दिया है, क्या चीजें पर काम किया है, वो सारी चीजें यहां पर याद रखनी है आपको, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला होम्योपैथी, उसके फादर पूछे जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फादर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम था पास्चर, ठीक है ना। देन इम्यूनोलॉजी, जेनर उनके नाम थे, ठीक है ना। एंड बैक्टीरियोलॉजी, जिनके फादर थे कोच, ठीक है ना, कफ से याद रखने ना, बैक्टीरिया में कफ होता है तो कफ से ही याद रखा था मैंने, कोच, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन विल बी व्हाट इज AWACS, ठीक है ना। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर, डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछा गया था, ठीक है ना। ये होता क्या एक्चुअली, इट इज नथिंग बट इट इज अ एयर बोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है भाई। ये कहां पर यूज होता है, इट इज यूज्ड इन डिफेंस एंड ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। ये एक तरह का क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ रडार सिस्टम, ये हम साइंस टेक में पढ़ते हैं, इट इज अ रडार सिस्टम, या फिर हम इसको करंट अफेयर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। रडार सिस्टम है एक तरह का, दैट इज माउंटेन्ड ऑन द जेट्स, ठीक है ना, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना, टू डिटेक्ट, टू ट्रैक, टू मैनेज एयरबोर्न थ्रेट, की जो एयर से जन्मी हुई थ्रेट है उनको मैनेज करता है, उनके ऑपरेशंस के लिए करता है, ठीक है ना। इट डिटेक्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट फाइट्स देता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स भी डोनेट कर देता है कई बार ये अपने फाइटर्स को,
ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी चीज, इट इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया? इट इज डेवलप्ड बाय यूएस, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। इंडिया में भी है, डेवलप हुआ था, AWACS वाज आल्सो डेवलप इन इंडिया, ठीक है ना। और वहां पर हम क्या यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं फाल्कन सिस्टम, ठीक है ना, फाल्कन सिस्टम दैट इज माउंटेन, ठीक है ना। हम जो इंडिया में रखते हैं AWS सिस्टम, उसका एक्चुअली नाम है इंडिया में फाल्कन सिस्टम, ठीक है ना। वो एयरक्राफ्ट पे लगाया जाता है। एंड हमने कहां से एक्वायर किया फाल्कन? इट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द इजराइल, ठीक है ना, इजराइल एंड रशिया, उनका जो कोलैबोरेशन था उनके साथ डेवलप किया हमने, ठीक है ना। वी आर ऑल्सो डेवलपिंग अवर AWACS, हम भी अपना एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, विच इज इंडिजीनियस इन नेचर। इंडिजीनियस मतलब दैट इज डेवलप्ड बाय ओनली इन इंडिया, ठीक है ना, जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्हीं के द्वारा डेवलप किया जा रहा है वो, उसको हम बोलते हैं भाई नेत्रा। नेत्रा मतलब आंख, तो वो चारों तरफ देखने वाला होगा, ठीक है ना। एंड इट इज डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है ना। क्या भाई मेरी बात समझ में आई यहां तक? सो ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ये नहीं, तो यही सही था इसमें। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जितनी थी मैंने वो भी आपको दे दी। एंड दैट्स हाउ वी विल डू इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू अ टेस्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है ना, तो पॉलिटी के बाद भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। वो सारी चीजें जो हमारी डिस्कशन में इंपोर्टेंट होगी, वो सारी चीजें मैं पॉलिटी में भी बताऊंगा आपको, सो डोंट वरी। आगे चलते भाई, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। फ्लैग एक्सरसाइज, हमको पूछा गया भाई फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है ना। दूसरी चीज करेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है। अच्छा, कई बार आपको ये याद रखना है कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चंस का की टर्म पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं, ठीक है ना। फ्लैग एक्सरसाइज, फ्लैग एक्सरसाइज क्या है? सबसे पहले एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज, यस। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, यस। कैरीड आउट इन स्ट्रेटेजिक गल्फ रीजन, यस। 2019 में वहीं पर हुई थी, 2020 के आसपास, सॉरी, ठीक है ना। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले जो हमारा डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज है, ठीक है ना, इट इज अ वेरी लार्ज स्केल मल्टीनेशनल एयर वॉरफेयर। मल्टीनेशनल बोला मैंने, मल्टी नेशनल एयर वॉरफेयर, ठीक है ना, एयर वॉरफेयर के लिए थी, ठीक है ना। क्लियर है भाई? विच इज हेल्ड एनुअली, आए साल होती है। एंड इट इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स कॉम्बैक्ट सिनेरियोज, ठीक है ना। अलग अलग कॉम्बैक्ट सिनेरियो लेकर आते हैं यहाँ पर सभी लोग अलग अलग कंट्री के, तो उनको सोल्व करने का ट्राई करते हैं, उसमें हम कोऑर्डिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं, सुपियोरिटी डेवलप करने का, ठीक है ना, ये सारी चीजें करने का ट्राई करते हैं। बिकॉज व्हेन वी लाइक पार्टिसिपेट, ठीक है ना, अलग अलग कंट्री के लोग, तो उनमें क्या होता है, फिर वो कोऑर्डिनेशन बनने का ट्राई होता है, ठीक है ना। इंडियन एयरफोर्स उसने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है ना, दैट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, ठीक है ना। और वो कौन सी थी? दैट इज 6 2021 में जब ये एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। अभी कौन सी हुई है? दैट इज 7 और 8, सॉरी 2023 में 8 हुई है, ठीक है ना। ये कहां पर हुई है भाई? इट हैपेंड इन UAE, ये UAE में हुई है। यहां पर हम क्या लेकर गए थे? सुख 30 MK1, ठीक है ना, मार्क 1 एयरक्राफ्ट का नाम है, इंडिया का एयरक्राफ्ट है, ठीक है भाई। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बस आपको इतनी पता होनी चाहिए। क्लियर भाई? दूसरा, दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें? दैट इट इज कैरीड आउट इन द स्ट्रेटेजिक गल्फ रीजन। सो डेजर्ट, डेजर्ट क्या है भाई? पूरा का पूरा मोस्टली गल्फ रीजन डेजर्ट होता है। मोस्टली अगर UAE इसको कराएगी तो कहां कराएगी? डेजर्ट में कराएगी, ठीक है ना। एंड इसका जो हमारा जो एयर बेस था उसका नाम क्या रहता है? दैट इज अल दफरा, ठीक है ना। अल दफरा इसके एयर बेस का नाम था, विच इज लोकेटेड इन गल्फ रीजन। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? बोलिए। इसी तरीके से सिमिलर एक्सरसाइज जो आपको पढ़नी होगी वो कौन कौन सी होगी, मैं यहां पर बता देता हूं आपको वो कौन कौन सी होगी भाई, दैट यू हैव टू स्टडी अबाउट। एक होती है हमारी रेड फ्लैग, एंड रेड फ्लैग इज किसके द्वारा चलाई जाती है? USA के द्वारा, ठीक है ना। एक होती है हमारी पिच ब्लैक,
ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया द्वारा चलाई जाती है, दैट इज, उसके बाद ब्लू फ्लैग। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस दैट यू शुड नो। दिस इज इनिशिएटेड बाय इजराइल, ये इजराइल के द्वारा है ब्लू फ्लैग। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई सभी को? प्लीज बोल दीजिए एक बारी। ठीक है ना। नाउ देयर आर n number of the other exercise which are very important from the perspective of 2024 and 25। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं यहां पर जो अभी रिसेंटली हुई है, कौन कौन सी हुई है? देयर इज एक्सरसाइज, ठीक है ना, शक्ति। ठीक है भाई, एक एक्सरसाइज शक्ति होती है 2024 में हुई थी एंड इट वाज देयर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है ना, मैं इनकी आपको प्रॉपर लिस्ट दूंगा प्रिपेयर करके। ठीक है ना, ये कहां पर हुई थी? इट हैपेंड इन मेघालय, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुई थी, इसीलिए मैंने ये आपको बताई। ठीक है ना, एक और होती है हमारी ओस्ट्रा हिंद। ओस्ट्रा हिंद दैट इज मतलब ओस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया से हमने ओस्ट्रा लिया, हिंद से हमने इंडिया से हिंद लिया। ठीक है ना, वो भी 2024 में हुई थी एंड वो पुणे में हुई थी। तो लोकेशंस भी पूछ ली जाती है, उसमें कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, अग्नि वॉरियर एक एक्सरसाइज होती है जो हम किसके साथ करते हैं? सिंगापुर के साथ की थी हमने। ठीक है ना, लेम्पी एक एक्सरसाइज की थी हमने 2024 में सियाचल्स में। ठीक है ना, सो दीज आर एन नंबर ऑफ द एक्सरसाइज दैट हैज बीन डन फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो वो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है ना, जैसे टाइगर ट्रिम्फ है, इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। ठीक है ना, ईस्टर्न सी बोर्ड में हुई थी वो इंडिया के। सो दैट इज ऑल्सो अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एम टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड यूएस मिलिट्री। ठीक है ना, और उसमें फोर्स कौन सी थी? कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, युद्ध अभ्यास एक करके होती है जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। इंडिया और यूएसए का थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी उसके साथ क्या है, उसने टैरिफ लगाए हैं। ठीक है ना, सो समथिंग विच कम्स इन द न्यूज, उनकी जो सारी चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो साइड हम उनके साथ कोऑपरेशन बिल्ड कर रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड दे आर इंक्रीजिंग द टैरिफ ऑन इंडिया। ठीक है ना, सो यू हैव टू लॉजिकली बिल्ड दैट एनालिसिस कि मुझे ये चीज देख के क्या चीज पता होना चाहिए। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई? आगे चलते हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट रिसीव अ मोर नंबर ऑफ परमवीर चक्रा अवार्ड टिल 2021। ठीक है ना, सो ये कौन सा है भाई? इसमें एक ही है, अभी तक का है ये इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, दैट इज ग्रेनेडियर रेजिमेंट। इट इज द ओनली रेजिमेंट जिसके पास सबसे ज्यादा परमवीर चक्र है। ठीक है ना, जो मराठा है, मराठा के पास सिर्फ एक परमवीर चक्र है, ओनली वन पीवीसी इज देयर। ठीक है ना, और वो भी किसके पास है? दैट इज नायक हमराज सिंह करके एक आदमी है जो 1948 की वॉर में मर गए थे, उनके पास है वो। ठीक है ना, बिहार रेजिमेंट के पास कितने हैं भाई? देयर इज ऑल्सो वन। ठीक है ना, उनका तो रिसेंट ही हुआ था गैलेंट्री अवार्ड भी। ठीक है ना, 2020 में हुआ था, दैट इज गैल्वन वैली में। ठीक है ना, विक्रम बत्रा करके एक कैप्टन थे उनके, उनको मिला था वो। ठीक है, अब आगे इनके पास सबसे ज्यादा क्या है? हमारे परमवीर चक्र। तो जब हम ये आपको अवार्ड बताएंगे, अब हम एक पीडीएफ बनाएंगे आपके लिए जिसमें अवार्ड्स होंगे और वो सारे के सारे अवार्ड्स होंगे उसी में। ठीक है ना, यू विल गेट ईच एंड एवरी अवार्ड, पद्म भूषण, ठीक है ना, परमवीर चक्र, मिलिट्री के अवार्ड भी मिलेंगे आपको, राष्ट्रपति भवन से जो अवार्ड मिलते हैं वो भी सब मिलेंगे आपको वहां पर। तो वो सारी चीजें आपको एक जगह पर इकट्ठी मिलेगी। ठीक है ना, राजपूत का थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो राजपूत का भी मैं बता देता हूं। ठीक है ना, देयर इज नॉट हाइएस्ट इन नंबर। ठीक है ना, दे आर वेरी ब्रेव डेकोरेटेड रेजिमेंट। ठीक है ना, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं राजपूत ने। ठीक है ना, राजपूत ने भी बहुत सारे पीवीसी जो है हमारे परमवीर चक्र जो है अवार्ड उन्होंने को भी मिले हैं, लेकिन इतने नहीं मिले हैं। ठीक है ना, अब ये अवार्ड है क्या, इसके बारे में अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, सो व्हाट इज दिस परमवीर चक्र अवार्ड? इट इज द highest military decoration for valors in the face of army। ठीक है भाई, पहली चीज पता होनी चाहिए। दूसरा, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 26 जनवरी
1950, ठीक है ना, जब हमारा रिफॉर्म हुआ, जब हमारे आजादी हुई, तब उसके बाद ये बना था, ठीक है। और ये मोस्टली किसको मिलता है? उनको मिलता है जो हमारे वीर जो है वो शहीद हो जाते हैं, उनको ज्यादातर मिलता है, ठीक है ना। सबसे पहला किसको मिला था? सबसे पहला मिला था मेजर, फर्स्ट किसको मिला था? मेजर सोमनाथ, ठीक है ना, सोमनाथ शर्मा। एंड ही वाज आल्सो देयर फ्रॉम ग्रेनेडियर रेजिमेंट, ठीक है भाई, ये भी ग्रेनेडियर रेजिमेंट से ही थे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको? बोलिए प्लीज भाई, एक बारी आप, जब तक आप डेमोक्रेटिक नहीं करोगे इस क्लास को, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। सो यू ऑल्सो हैव टू स्पीक। भले ही आप ये बोलिए कि सर समझ आ गया, यस सर बोलिए, बट इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक क्लास ना। आगे चलते भाई। नाउ नेशनल म्यूजियम इज लोकेटेड एट, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब सबसे पहले क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है कोलकाता। सब लोग क्या करेंगे? कोलकाता पे लगा देंगे कि म्यूजियम तो है सर। सो कोलकाता इज द होम ऑफ इंडियन म्यूजियम, नॉट द नेशनल म्यूजियम, ठीक है ना। कोलकाता में क्या है? इंडियन, ठीक है ना। एंड इंडियन म्यूजियम एक ऐसा म्यूजियम है विच इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया, ठीक है ना। इट इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। बट अगर मैं बात करूं नेशनल म्यूजियम की, ठीक है ना भाई, नेशनल म्यूजियम इज सेपरेटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, फ्रॉम द इंडियन म्यूजियम, ठीक है। दूसरा, मुंबई में क्या है? अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा दैट इज द म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना। वो कहां पर देखने को मिलता है हमको? भोपाल में, म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना। मुंबई में क्या देखने को मिलता है हमको? दैट इज, जो मुंबई है, मुंबई इज प्रोमिनेंट, मुंबई हैज अ प्रोमिनेंट म्यूजियम लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है ना। वेल्स म्यूजियम भी बोलते थे उसको पहले, ठीक है ना, वेल्स म्यूजियम। वेल्स कौन था? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो भोपाल में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, बचा क्या? दिल्ली। सो दिल्ली इज द होम फॉर नेशनल म्यूजियम, ठीक है ना। इट इज लोकेटेड ऑन द जनपथ, न्यू दिल्ली में पड़ता है जनपथ। जनपथ क्या है? जनपथ इज अ एरिया, ठीक है ना, जहां पर हमारी मोस्टली इंडिया की जो कैपिटल है, कैपिटल वाला जो एरिया होता है उसको जनपथ बोलते हैं, ठीक है ना, जहां पर हमारी बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, ठीक है ना। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, सॉरी, आर्ट नहीं आएगा, कल्चर आएगा खाली। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई सभी को? आगे चलते हैं अब। दैट इज ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले हु स्टार्टेड और स्टार्टेड व्हाट इज बिलीव्ड टू बी द इंडियन फर्स्ट स्कूल वाज बोर्न ऑन, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने सबसे पहला इंडिया में स्कूल स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो इनके बारे में चीजें पूछी गई है, ठीक है ना। पहली तो डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। तो डेट ऑफ बर्थ होती है भाई इनकी 11 अप्रैल 1872, 1827, ठीक है ना। पहली चीज पता होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये कहां पर पैदा हुए थे? ही वॉज बोर्न इन पुणे, ठीक है ना, पुणे में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में। एंड दिस डेट इज वाइडली रिकॉग्नाइज इन द हिस्टोरिकल टेक्सेस, जो हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं उनमें बहुत रिकॉग्नाइज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी है, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस क्यों दिए हैं इन्होंने? क्योंकि ये भड़काने वाले ऑप्शंस है। देखो 10, 11, 12, 13, अगर आपको एक चीज पता होती कि हाँ भाई 11 अप्रैल है, तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब ज्योतिबा फुले एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है 2021 में। 2021 में क्या था? 2021 में इनके लिए बहुत सारी चीजें कराई गई थी, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मोदी के द्वारा, ठीक है ना। सो इनके लिए ये क्वेश्चन इसीलिए बना था, है हिस्ट्री का क्वेश्चन, बट हिज नेम वाज इन द न्यूज। आप देखो ध्यान से सुनना इनके बारे में। सबसे पहले ये था कौन? ही वाज द सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है ना। इनकी वाइफ का नाम आपको पता होना चाहिए। वाइफ का नाम क्या था भाई इनकी? इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाय फुले, ठीक है ना। हु ओपनड इंडियाज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, ओपनड फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल, ठीक है भाई।
गर्ल्स के लिए सबसे पहला स्कूल उसने ही खोला था इन 1848। कहां पर? पुणे में। तो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, डेट भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? आगे चले भाई, इस डेट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देन देखो आगे क्वेश्चन है, रंगपुर इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आपने सबने सुना होगा मोहनजोदारो, ये हड़प्पा, लोथल, ये सब सुना होगा, ठीक है ना? बट ये देखो इन्होंने ये पूछा है रंगपुर। रंगपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? रंगपुर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज रंगपुर इज द ओनली प्लेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर द राइस कल्टीवेशन एविडेंस वाज फाउंड। फ्रॉम लोथल टू रंगपुर, लोथल से रंगपुर के बीच वाला जो स्ट्रेच है, सिर्फ वहीं पर हमको राइस कल्टीवेशन के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। आर्कियोलॉजिकल ने वहीं से फाइंड किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन आई विल टीच यू द हिस्ट्री, ठीक है ना, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस की साइट कराऊंगा। कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है, उन उनको किसने एक्सकवेट किया, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए वो किस लिए फेमस है। सो रंगपुर कहां पर पड़ती है? इट लाइज इन गुजरात, क्योंकि लोथल गुजरात में पड़ती है, ठीक है ना? और वेस्ट बंगाल में तो एक भी नहीं है, हरियाणा में है, छत्तीसगढ़ में भी एक नहीं है, तो बचे दो, दो ऑप्शंस बच गए आपके पास। छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं ना भाई। सबसे ऊपर और नीचे वाली साइट अगर मैं बताऊं आपको, इस तरीके से साइट जो बताऊं, तो ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है, दैट इज द वेस्टर्न साइड। इसको बोलते हैं हम सुक्ता गेंडोर, ठीक है ना? इट इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट, ठीक है ना? दिस इज आलमगीर, ठीक है ना, आलमगीरपुर। दिस इज इन यूपी, मेरठ के आसपास, तो ये यूपी में होगी। वेस्ट बंगाल तो इससे भी ईस्ट में पड़ेगा, तो वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये है, ये है, दिस इज डाइमाबाद, ठीक है ना? डाइमाबाद करके एक साइट होगी। सो डाइमाबाद कहां पड़ती है हमारी? इट इज ऑन द वर्ज ऑफ महाराष्ट्र एंड एमपी, ठीक है ना, वहां पर पड़ती है। तो गुजरात में दो इंपोर्टेंट साइट है, सबसे पहले आपको लोथल पता होना चाहिए, दूसरा आपको धोलावीरा पता होना चाहिए, ठीक है ना? लोथल क्या था? लोथल इज द डॉकयार्ड विच वाज देयर इन द कच्छ। रंगपुर, एक ये रंगपुर हो गया, जो मैंने अभी बताया, रंगपुर गुजरात में पड़ गया। दूसरी आपको गुजरात की एक और साइट पता होनी चाहिए, धोलावीरा, ठीक है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड धोलावीरा से ही वो न्यूज में आया था जब एक्सकवेटर ने बोला था कि यहां से हमको एक हॉर्स का जो मिला है, ठीक है ना? बट दैट वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड टिल नाउ कि वहां पर हॉर्स भी पाए जाते थे, कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों को हॉर्स पता था या नहीं पता था। तो जब ये इंपोर्टेंट बन गया था गुजरात, ठीक है ना? दूसरी चीज, धोलावीरा जो है, इट इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना? इट इज नोन फॉर रेड पोट्री, ठीक है ना? इसके लिए किस लिए जाना जाता है? रेड पोट्री के लिए जाना जाता है भाई, रेड पोट्री, ठीक है ना? यहाँ पर लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। राइस कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है? क्या भाई मेरी बात समझ में आई? अच्छा, इन्होंने वेस्ट बंगाल क्यों डाला है यहाँ पर? देखो ध्यान से सुनने का ट्राई करना। वेस्ट बंगाल में रंगपुर एक जगह पड़ती है, इसलिए वेस्ट बंगाल डाला है। Are you getting my point? वेस्ट बंगाल में एक छोटी सी जगह है रंगपुर, तो इसीलिए इन्होंने वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में डाला है, अदरवाइज क्यों डालना था? आगे चलते भाई। देन क्वेश्चन नंबर 10th, द बुक मुद्रा राक्षसा इज अ हिस्टोरिकल प्ले विच इज रिटन बाय, इट इज रिटन बाय विशाखा दत्ता, ठीक है भाई? इट इज रिटन बाय विशाखा दत्ता। सोमदेवा जो है, सोमदेवा ने कौन सी बुक लिखी थी? ही वॉज द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर, ठीक है ना? देयर वॉज अ बुक ऑफ कथा सरित सागर। इट इज अ कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन है बुक? इट इज अ कलेक्शन ऑफ संस्कृत टेल, ठीक है ना? जब हम ये इंपोर्टेंट आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे, जब हम जो हमारे लाइक लिटरेचर में भी हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है ना? सो व्हेन वी विल सी द संस्कृत लैंग्वेज, उनके जो बड़े बड़े बुक्स है, किसने वो लिखी है, कौन वो आदमी था, ठीक है ना, किस बारे में वो बुक है, तो वहां पर ये आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जिसमें पूरी की पूरी बुक्स होगी। वो पीडीएफ में सिर्फ बुक्स ही होगी, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से वो डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ता पीरियड में कौन कौन सी बुक लिखी गई, कौन कौन वो लोग थे, और अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है उनके बारे में, तो और वो बुक किस बारे में है,
तो दैट्स हाउ वी विल डिजाइन योर कोर्स, ठीक है ना, कि आप एक पीडीएफ पढ़ो, उसको छोड़ दो, उसके बाद उसके लिए टेस्ट लगाओ, ताकि आपको पता रहे कि मेरे को कितना याद रहा। जब गलती करोगे तभी आप सीख पाओगे भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं, अनटिल अनलेस यू कैन नॉट लर्न, जब तक आप गलती नहीं करोगे, क्वेश्चंस गलत होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मुझे ये चीज यहां पर एनालाइज करनी है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको? बोलिए भाई। ठीक है, प्रजापति की जो बुक है वो इतनी कोई बड़ी बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा बाद में आपको। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विशाखा दत्ता, ठीक है ना। नीचे क्या है हमारा, विशाखा दत्ता। अच्छा, विशाखा दत्ता के बारे में एक चीज और बता देता हूं, कि जब इसने मुद्रा राक्षसा लिखा, इट इज अ हिस्टोरिकल प्ले, ये क्या है, प्ले है, रिटन है, प्ले है, प्ले, इट इज रिटन बाय विशाखा दत्ता। किस चीज के बारे में है? इट इज सेंटर्ड ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश्ड बाय चाणक्य इन मौर्यन एम्पायर, ठीक है। बाना भट्टा ने क्या लिखा था? बाना भट्टा की एक बहुत इंपोर्टेंट बुक है, बाना भट्टा वाज देयर इन द हर्षवर्धन डायनेस्टी, जो हरियाणा में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी बनी थी, वहां से ये एक आदमी था। तो बाना भट्टा ने जो बुक लिखी थी भाई हमारी, दैट वाज हर्ष चरिता, ठीक है ना। इट इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन, जो कन्नौज के किंग थे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ये हो गया हरिश्चरिता, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बुक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कालिदास की बुक है अभिजाना शकुंतलम, वो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। कालिदास की एक बुक है अभिजाना शकुंतलम, ठीक है ना, दैट वाज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एग्जाम। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 11th, यूलोजिस्ट इंस्क्रिप्शंस issued by Indian ruler from 6th century known as, ठीक है ना। ध्यान से सुनना भाई, इसकी बात क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब पहले देखो ध्यान से, मैं आपको अगर इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर होता है प्रशस्ति, जिसको हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक का मतलब क्या होता है? दैट आई विल प्रेज यू, ठीक है ना। मान के चलो मैं कोई एक इंस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, एंड आप में से कोई एक राजा है, मैं आपके यहाँ का कौन हूँ? लेखक हूँ, लिखने वाला हूँ, किताब विताब लिखता हूँ, बट आपके पैट्रनेज से मेरा काम चलता है। पैट्रनेज होता है जब मैं किसी को दान देता हूँ, ठीक है ना। एंड दैट विल बी कंटिन्यूअस, दैट विल नॉट सीन एज ए चैरिटी। पैट्रन होता है जब दिल से आपको मन करता है किसी चीज को देने को, सो पैट्रनाइज करते हैं ऐसे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये भी क्या है? यूजुअलाइजेशन है। यूजुअलाइजेशन है मतलब जब किसी इंसान को प्रेज किया जाता है किसी भी इंस्क्रिप्शन में। तो इट इज ऑल्सो जो ये प्रशस्ति है, प्रशस्ति का नाम ये होता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल है इसका प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है भाई? इट इज इन प्रयागराज, ठीक है ना। प्रयागराज में क्या था? गुप्ताज का रूल था, ठीक है ना। समुद्र गुप्ता एक आदमी था, ठीक है ना, समुद्र गुप्ता एक आदमी था, उसके बारे में भी यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। किसने लिखा है उसके बारे में? दिस प्रयाग प्रशस्ति, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पर, लेकिन एपीएसएसबी में पूछा था वो, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एपीएसएसबी एग्जाम, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर ये बताऊं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इट इज रिटन बाय हरिसेना, ठीक है ना। हरिसेना कौन था? ही वॉज द कोर्ट पोएट, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है भाई। सो गुप्ता एम्पायर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी हर क्लास में ये आपको देखने को मिलेगा, व्हेन आई विल टीच यू, तो मैं जितने भी वहां पर बड़े बड़े राइटर होंगे, कोर्ट पोएट होंगे, उनको मैं लिखवा के चलूंगा, उन्होंने जो काम किया है वो भी करा के चलूंगा। अगर मुझे लगता है इंपोर्टेंट रूलर से ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, तो उसी आदमी को पढ़ाता हूं मैं ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको ही हम क्या बोलते हैं? इट इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑफ अलाहाबाद पिलर प्रशस्ति, जो मैंने ऊपर लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, इसी का ही नाम होता है अलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है भाई। तो ना तो धनवंतरी हो गया, ना धरित्री होगा, ना पराक्रमी होगा, ना नागरिकती होगा, ठीक है। क्लियर भाई? यहां तक बताइए। तो जो इंस्क्रिप्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रशस्ति, अच्छा एक और चीज बता देता हूं, इट इज कंपोज इन द संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना। कुछ संस्कृत में लिखी है और कुछ प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है ना। जो उस टाइम जैनिज्म यूज करता था प्राकृतिक लैंग्वेज वो, ठीक है ना। एंड इन दैट वी प्रेज द समुद्रगुप्ता,
हमने उसको बहुत प्रेज किया है कि दैट ही वोन द हंड्रेड्स ऑफ द बैटल। देयर आर एन नंबर ऑफ द दीज प्रशस्ति, ठीक है ना, बहुत सारी प्रशस्ति है। जैसे फॉर एग्जांपल अ होल इंस्क्रिप्शन को भी हम प्रशस्ति बोलते हैं। उसमें क्या है, हमने पुलकेशन सेकंड पढ़ेंगे हम एक, ठीक है ना, एंड ही वाज फ्रॉम द चालुक्य रूलर। चालुक्य रूलर पढ़ेंगे हम एक, पुलकेशन सेकंड, उसमें उसकी विक्ट्रीज के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, ठीक है। दूसरा, देयर वाज ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है ना। एक हम गुज्जर रूलर पढ़ेंगे, गुज्जर रूलर्स होते थे मिहिर भोज, ठीक है, उनके बारे में है वो। तो जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये गुप्ता एम्पायर से, और गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। देन देयर इज अ टेम्पल, ठीक है ना। कौन सा टेम्पल? पशुपतिनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। अब ध्यान से सुन, हम बोलिए भाई, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? देखिए भाई, मैंने बोला पशुपतिनाथ, ठीक है। अब पशुपतिनाथ आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। एक तो पशुपतिनाथ है टेम्पल, ठीक है ना। एक पशुपतिनाथ है सील, और ये कहां पर है पशुपतिनाथ सील? इट इज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो यू विल सी दिस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट द टेम्पल इट इज इन नेपाल, ठीक है ना। नेपाल बिहार बॉर्डर पर है, ठीक है, वहां पर देखने को मिलेगा आपको। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ भागीमती, ठीक है ना, भागमती रिवर पर पड़ता है। क्या भाई मेरी बात समझ में आई आपको यहां तक? क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। इट इज वन ऑफ द हिंदुइज्म होलीएस्ट श्राइन विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीमती रिवर, ठीक है ना। कहां पर पड़ता है? मोस्टली काठमांडू में ही है पूरा का पूरा, ठीक है ना। पशुपति किसका नाम होता है? इट इज डोनेटेड टू द लॉर्ड शिवा, ठीक है ना, द लॉर्ड ऑफ एनिमल। लॉर्ड शिवा को ही हम लॉर्ड एनिमल बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ एनिमल बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अब इसने ये क्वेश्चन क्यों डाले कोशी गंडक? बिकॉज ये नेपाल में बहुत बड़ी रिवर है। कोसी को नेपाल में क्या बोलते हैं? सप्त कोसी बोलते हैं, सप्त कोशी, ठीक है ना। एंड कोशी को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द शोर ऑफ बिहार, यही शोर ऑफ बिहार होती है, ठीक है। क्यों होती है? बिकॉज इट इज ओरिजिनली सप्त कोसी, इसमें 7 रिवर होती है। और जब हमारा मॉनसून सीजन आता है, ये सातों की सातों रिवर बहुत ही बड़ा बैंक करके चलती है, बहुत ज्यादा पानी लेकर चलती है अपने अंदर, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ द हाई, मतलब लाइक हाई प्लेट्यू रीजन्स, ठीक है ना, हाई, ऐसे बोल सकते हो आप कि हाई लैंड रीजन्स है नेपाल में, तो उसकी वजह से वहां पर तो बाढ़ देखने को नहीं मिलती। बट नेपाल के बाद जब ये बिहार में जाती है तो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। कैचमेंट एरिया बढ़ जाता है, इसकी फोर्स खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जो रिवर की फोर्स होती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये ओल्ड स्टेज में चली जाती है। तो ये खुल के बहने शुरू कर देती है, और जब खुल के बहती है तो बाढ़ लेकर आती है। बाढ़ लेने की वजह से इसको सोर ऑफ बिहार कहा जाता है। इसीलिए हमने बहुत सारे डैम बनाने का ट्राई किया है नेपाल के साथ मिलने के बाद। क्या भाई मेरी बात समझ में आई यहां तक? आगे चलते हैं। देन which of the following is not included in the 16 ड्रामा ऑफ चंद्रगुप्ता, ठीक है भाई। अब यहां तक देखना, 16 ड्रामा में कौन सी चीजें नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं यहां पर कि 16 ड्रामा में कौन कौन सी चीजें नहीं है, ठीक है। एक ड्राइड अप लेक, ठीक है ना, ड्राइड अप लेक है एक्चुअली। अगर मैं बताऊं आपको, ड्राइड अप लेक है। क्यों है ड्राइड अप लेक? क्योंकि ये चीज एक डिनोट करती है, ठीक है ना भाई। पहले समझो, ध्यान से सुनो, मैंने बोला 16 ड्रामा, 16 ड्रामा कहां देखने को मिलता है? दीज ड्रीम्स आर डिस्क्राइब्ड इन, कहां पर? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में डिसाइड किए हमने, और उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम क्या है? दैट इज महासुपीना जातका। एक कहानी है महासुपीना जातका कहानी, उसमें हमने इसको पूरा का पूरा ड्रीम को डाला हुआ है, ठीक है ना। किसने बनाया था ये पूरा का पूरा? इट इज इंटरप्रेटेड बाय द मोंक महाकश्यप, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? दूसरा, अब सबसे पहले ड्राइड अप लेक, ड्राइड अप लेक के लिए क्या है? टिपिकली इट इंक्लूड सिंबलाइजिंग द डिक्लाइन इन प्रोस्पेरिटी, कि प्रोस्पेरिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है ना। तो ये है यंग बुल लेबरिंग, इट रिप्रेजेंट द अननेचुरल रोल, ठीक है ना।
अननेचुरल रोल जो निभाते हैं हम, सो दैट इज दैट यंग बुल लेबरिंग, कि एक बड़ा बड़ा सांड है, ठीक है, और वो लेबलिंग कर रहा है, लेबरिंग कर रहा है। वो क्यों करेगा भाई लेबरिंग? ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बड़ा एक आदमी होगा उसके विपरीत सिचुएशन बह रही है अभी, ऑपोजिट में सारी चीजें चल रही है। दूसरा, फोक्स इज परसुइंग ओल्ड एक्शन, ठीक है ना, दैट इज दैट डायरेक्ट मैचेस अ क्लासिकल ड्रीम, ठीक है ना, इट सिंबलाइजेस द वीक डोमिनेटिंग ऑक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। सो अगर मैं बताऊं यहां पर दैट इसमें क्या दिया गया है, नन ऑफ द अबव, ऑप्शंस भी दिया गया है, ठीक है ना, नन ऑफ द ऑप्शन अबव, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस भी दिया गया है, बट मुझे जहां तक लगता है इसका ऑप्शंस, अगर मैं इसको मतलब लाइक जहां तक मैंने पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था एक बारी, याद है जहां तक मेरे, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जो इसमें ड्रीम में नहीं देखने को मिलता, वो ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है। ये कहां पर है, दूसरी तरफ ये एक बारी और हमको देखने को मिलता है, इट इज ऑल्सो रिटेड इन द जैन टेक्स्ट, दैट इज भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड जो इसका जो तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन क्या बताता है, इट सिंबलाइजेस दैट आइडियल और द आइडिया ऑफ वीकिंग एक्सप्लोइटिंग द पावरफुल, कि जो वीक होता है वो एक्सप्लोइट करता है किसको, पावरफुल को, ठीक है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं है उसमें। सो इसीलिए जो हमारा एक करेक्ट आंसर होता है वो क्या है, ये है, ये चीज ऐसी बोली नहीं उसमें 16 ड्रीम्स में, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ो एक बारी, दैट तेरापंथी, ठीक है ना, तेरा पंथ ट्रेडिशन इज लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, बुद्धिज्म और जैनिज्म की, ये एक फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी कमीशन का, हर बारी यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। एंड तेरापंथी इज अ सेक्ट, एंड तेरापंथी इज अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, करेक्ट आंसर विल बी जैनिज्म। अगर मैं यहां पर बात करूं बुद्धिज्म के सेक्ट की, तो बुद्धिज्म में कौन कौन से सेक्ट है, ठीक है, महायाना, हीनयाना, ठीक है ना, दीज आर द सेक्ट। फिर उसके बाद आगे टूटे हुए थेरावेदा, ठीक है, तो तेरापंथी इज नॉट रिलेटेड विद और नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देन उसके बाद क्या है हमारा जैनिज्म की, अगर मैं बारे में बात करूं, ठीक है ना, सो जैनिज्म क्या है, जैनिज्म में एक तेरापंथी सेक्ट है। तेरापंथी ट्रेडिशन है क्या एक्चुअली, इट इज नथिंग बट इट इज अ रिफॉर्मिस्ट सेक्ट, ये रिफॉर्म करता है, सो इट इज अ रिफॉर्मिस्ट सेक्ट, रिफॉर्मिस्ट सेक्ट ऑफ और विद इन जैनिज्म, विद इन जैनिज्म, ठीक है भाई। एंड इट इज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, इट इज फाउंडेड बाय आचार्य भिक्षु, ठीक है ना, आचार्य भिक्षु नाम था उनका, इन 1760s में, ठीक है ना, कहां पर, राजस्थान में। तो जितनी इंफॉर्मेशन होगी मैं एक जगह ही आपको दे दूंगा सारा का सारा। एंड इट इज नोन फॉर सिंगल आचार्य लीडर, इसमें सिर्फ एक लीडर होता है और कोई भी लीडर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर मैं बताऊं यहाँ पर, जैनिज्म के और दूसरे सेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिगंबर, श्वेतांबर। दिगंबर में क्या होता है, दैट दिगंबर आपने सुना होगा, दिगंबर दैट इज स्काई क्लैड मोंक होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो बिल्कुल व्हाइट क्लोथ कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, सॉरी श्वेतांबर होते हैं वो, ठीक है ना, श्वेतांबर ये होते हैं, ठीक है ना, व्हाइट क्लैड कपड़े पहनते हैं, व्हाइट, ठीक है ना। स्काई में दिगंबर पहनते हैं या फिर वो नेकेड रहते हैं, ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सिक्किज्म का भी बता देता हूं, सिक्किज्म में क्या होता है, सिक्किज्म में पंथ होते हैं, सेक्ट की जगह क्या बनते हैं, पंथ बनते हैं, ठीक है ना, पंथ होते हैं, जैसे खालसा पंथ आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर पंथ बनते हैं, क्लियर भाई यहाँ तक, आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात बताऊं आपको बुद्धिज्म सेक्ट की, तो बुद्धिज्म में बहुत सारे सेक्ट हैं, जैसे महायाना, हीनयाना, थेरावादा, वज्रयान, ठीक है ना, वज्रयाना, ये डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, हमारे हिंदुइज्म से, ठीक है ना, तिब्बतन बुद्धिज्म भी बोलते हैं हम इसको, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते भाई।
अब देखो, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहाँ पर कि हाँ 15 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले ही बता देता हूँ दैट अगर मैं बताऊं यहाँ पर कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एंड दिस इज जैनिज्म, ठीक है ना, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले गोल, इन दोनों का गोल क्या होता है। सो गोल विल बी, क्या गोल होता है भाई इनका, जैसे बुद्धिज्म का गोल होता है निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है ना, मतलब जो आपकी लाइफ एंड बर्थ का जो साइकिल है वो खत्म हो जाए। इधर क्या बोलते हैं हम जैनिज्म में उसको, कैवल्या, ठीक है ना, या फिर केवला जना, दोनों चीजें बोली जाती है जैनिज्म में, ठीक है ना। यहाँ पर पाथ क्या होता है, हमको यहाँ पर पाथ फॉलो करना पड़ता है, एट फोल्ड पाथ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या फॉलो करना पड़ता है भाई हमको, दैट इज थ्री ज्वेल्स। थ्री ज्वेल्स क्या क्या है यहाँ पर, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। फाउंडर कौन कौन है ये भी पता होगा आपको, यहाँ पर गौतम बुद्धा, दैट इज सिद्धार्थ गौतम, ठीक है ना। यहाँ पर महावीर, महावीर जो है, महावीर ने फॉर्मल जैनिज्म को फाउंड किया था, एंड ही वाज द 24th तीर्थंकर, ये 24 तीर्थंकर था भाई, ठीक है। देन सेक्ट मैंने बताई दी इनके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जैनिज्म में आपको पता होनी चाहिए, बुद्धिज्म में आपको पता होनी चाहिए, एंड जब हम क्लास कराएंगे तो इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है ना, ताकि एक भी चीज अलग इधर उधर ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। डन। हु डिसाइफर द अशोका इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो, अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है या मौर्यन इंस्क्रिप्शन को ट्राई किया था किसके टाइम पीरियड में, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में एक बार ट्राई किया गया था कि हम अशोका की इंस्क्रिप्शन को क्या कर लिया जाए, डिसाइफर कर लिया जाए, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, वो नहीं हुई थी उस टाइम, ठीक है ना। जो उसका नहीं था, जो उसका काम करने वाला इंसान था, ही वाज नॉट एबल टू डिसाइफर दिस स्क्रिप्ट, उसको पता भी नहीं था क्या स्क्रिप्ट है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट होती है ना, तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट का उसको इतना ज्ञान भी नहीं था, ठीक है ना। इट वाज द जेम्स प्रिंस, ठीक है ना, इट वाज द जेम्स प्रिंसिप, ठीक है ना, इन 1837, ठीक है ना। हु ही वाज द पर्सन इन द आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट था एक, ब्रिटिश स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट था। ही वाज एबल टू डिसाइफर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ मोरियंस, अशोका, ठीक है ना। जब इसने क्या किया था, सांची और सारनाथ के जो पिलर्स थे उनको लाइक डिसाइफर किया था, तो इंडिया में एक, इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा वो हुआ था, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत बड़ा मतलब एक प्राउड का मोमेंट था कि इंडिया की हिस्ट्री इतनी बड़ी रही है, क्लियर है भाई। और ये जो ये आदमी है, इट इज नॉट अ पर्सन जो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड करता हो या और कहीं से, ये कौन है, ही इज द 15th सेंचुरी इटालियन ट्रेवलर। और ये किसके टाइम पीरियड में आया था भाई इंडिया में, जब हमारा विजयनगर एम्पायर था, तब देखने को मिलेगा, विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। टिम साइमोन तो हिस्टोरिकल फिगर है ही नहीं। दूसरा, चार्ल्स हार्टोन कॉले, ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। ग्लास सेल्फ जो होता है उसकी थ्योरी दी थी इस आदमी ने। तो ये सारी चीजें तो अनरिलेटेड है, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, जेम्स प्रिंस, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्राई कराया था लेकिन उससे नहीं हुआ था, उसके टाइम पीरियड में नहीं हुआ था, तो किसने किया, जेम्स प्रिंसिप ने किया 1837 में, व्हेन द यूरोपियंस दे डेवलप द आर्कियोलॉजिस्ट प्रॉपर, उन्होंने आर्कियोलॉजी इंडिया में डेवलप कर ली, तब उनको इन्होंने बुलाया, एंड तब ही वाज एबल टू डू दिस, ठीक है ना, ही वाज एबल टू डिसाइफर दिस मोरियन इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, विच इज रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी इसने काम किया है, ठीक है। वहीं से हमको पता चलता है कि देयर वाज धम्मा पॉलिसी, कलिंगा वॉर के बाद धम्मा पॉलिसी आती है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज, ठीक है भाई। सबसे पहले देखते हैं सीरियोग्राफी। सीरियोग्राफी क्या होता है एक्चुअली, सीरियोग्राफी जो होता है हमारा, इट रेफर्स टू द स्टडी और
स्क्रीन पेंटिंग से रिलेट करता है। स्क्रीन पेंटिंग जो होती है, तो स्क्रीन पेंटिंग जो होते हैं उनसे रिलेट करता है हमारा सेरीग्राफी, अ टेक्निक फॉर क्रिएटिंग आर्ट, और इसके ऊपर टेक्सटाइल के ऊपर। नोट ऑन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इपिग्राफी, ठीक है ना। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। कैसे वो कार्व्ड हुई है, कार्व्ड मतलब कैसे हमने उसको ऐसे 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 करके कार्व किया है, ठीक है ना। कैसे हमने उसको रिटर्न किया है, रिटर्न किसके ऊपर किया है? मोस्टली स्टोन के ऊपर कैसे लिखा है, ठीक है ना, मेटल के ऊपर कैसे लिखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमको कहां देखने को मिलती है? इपिग्राफी में। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डिसाइफरिंग स्क्रिप्ट, ठीक है ना। इसमें ही हम डिसाइफरिंग भी देखते हैं, ठीक है। अब रोकोग्राफी क्या होता है भाई? मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊं, मैंने ऐसी आज तक कोई टर्म नहीं पढ़ी है। पेट्रोलॉजी मुझे पता है, दैट इज द जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक फॉर्मेशन, ठीक है ना। पेट्रोलॉजी मुझे पता है, जो रॉक से रिलेट करता है, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं आपको जियोलॉजिकल या जियोलॉजी स्टडीज किसके लिए? रॉक फॉर्मेशन के लिए, तो उसके बारे में मुझे पता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पेट्रोलॉजी, ठीक है ना। एक होता है पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ क्या होता है? जब हम किसी भी नुकीली चीज से, कोई बड़ा सा केव होगा, ठीक है ना, अंदर उसमें क्या होगा? स्टोन्स होगा। उस केव में हम तोड़ तोड़ के जो हमारा बाहर का नुकीला स्टोन होगा, उसको तोड़ तोड़ के अगर मैं उसमें कोई पेंटिंग बनाता हूं, तो उसको बोलते हैं पेट्रोग्लिफ, ठीक है भाई। ये होता है पेट्रोलॉजी, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। मेट्रोग्राफी नहीं पता भाई, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैब्रिकेटेड टर्म फॉर मी, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता मेट्रोग्राफी कुछ होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए? पेलियोग्राफी पता होना चाहिए आपको, दैट इज द स्टडी ऑफ एंशियंट हैंडराइटिंग। क्या बताया मैंने? पेलियोग्राफी, इट इज द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देन एक और आर्कियोलॉजी तो सबको पता है, दैट इज द ब्रॉडर स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स, जितने भी हमारे रिमेन्स है उनकी जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आगे चलते भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, ठीक है ना। कौन कौन से पेयर है जो करेक्टली मैच है, ठीक है। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करूं मैं, ठीक है ना, इन्होंने नहीं दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। बट गोपाल कृष्ण गोखले इज द पर्सन, ठीक है ना, जिन्होंने क्या बनाया था? हमारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था, ठीक है ना। एंड दिस सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1905। 1905 में हमने इसको बनाया था, फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों? टू प्रमोट द सोशल सर्विस एंड एजुकेशन, ठीक है। एंड दिस पर्सन जी वी देवाकर, he was not a member, he was not also a founder, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं, उसने बोला है करेक्टली मैच, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। दूसरा आगे चलते हैं, दैट इज लोकाहितावादी। लोकाहितावादी दैट इज, इसके लिए कौन होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल? लोकाहितवादी का मतलब क्या होता है? वेल, लोकहितवाद, विशर ऑफ द पीपल, ठीक है भाई। सो इट वाज द पेन नेम ऑफ गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी किसको बोला जाता था? ये पेन नेम था, किसका पेन नेम था? इट वाज द पेन नेम ऑफ गोपाल हरि देशमुख, ठीक है भाई। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको? ठीक है ना। ये कौन थे? 19th सेंचुरी में ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र में। आगे देवा समाज, ठीक है ना। देवा समाज किसके द्वारा करा गया था? देवा समाज वॉज देयर फॉर फ्रॉम शिव नारायण, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोट बाय तुलसी रामा, ठीक है ना। तुलसी रामा भी गलत है यहाँ पर। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? आगे चलते हैं भाई। आगे लास्ट में क्या है? दैट भारत धर्मा महामंडला, ठीक है ना। इट वॉज फाउंडेड इन 1902, ठीक है। किसके द्वारा? इट वॉज फाउंडेड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल शर्मा, सॉरी, टू डिफेंड द सनातन धर्म। हमारा जो सनातन धर्म था उसको डिफेंड करना था हमको,
क्लियर है भाई मेरी बात यहां तक? आगे चलते हैं। देन इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना। इसने बोला है कि इंडियन नेशनल आर्मी में हमारा कौन कौन सा लोग जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है ना। हु इज और आर कनेक्टेड टू द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी में कौन कौन लोग थे? पहले तो आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पता होना चाहिए। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। क्या पढ़ाया जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है दैट देयर वाज अ कैप्टन। कौन कैप्टन था? मोहन सिंह, ठीक है ना। कैप्टन, ये कैप्टन था कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना। सो कैप्टन मोहन सिंह फाउंडेड द फर्स्ट आईएनए इन 1942। सबसे पहले इन्होंने फाउंड किया था विद इंडिया पीओडब्ल्यूज। पीओडब्ल्यूज क्या है? मतलब जो काम करते थे बाहर में जाके, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया कैप्चर्स, ठीक है, वहां से। और ये इसने आदमी कहां से लिए? जो कैप्चर किए गए थे जापान में, जापान के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है ना। इंडियंस लोग जो कैप्चर किए गए थे जापान के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया में, वहां से इन्होंने ये आर्मी बनाई थी, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस भी इसमें थे, ये भी इससे रिलेट करते हैं। शाह नवाज खान भी इससे रिलेट करते हैं। तो मैं ऑप्शन में क्या लगाऊंगा? ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। मोहन सिंह ने तो क्या किया था? कैप्टन मोहन सिंह ही फाउंडेड दैट, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? दैट इन 1943 से लेके 1945 तक ही ट्राइड टू रिफॉर्म इन द इंडियन नेशनल आर्मी। एक और होती है यहाँ पर रॉयल इंडियन नेवी, वो भी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो भी इंपोर्टेंट होता है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने रिफॉर्म किया इंडियन नेशनल आर्मी में और उसको मिलिट्री कैंपेन के लिए तैयार भी किया, ठीक है ना। दूसरा, ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन इंडियन नेशनल आर्मी अंडर द सुभाष, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस के सामने ये भी वो थे, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला आपको यहाँ पर दैट इंडियन नेशनल आर्मी जो है, ठीक है ना, सबसे पहले कब बनी? 1942 में, ठीक है ना। किसने बनाया? मोहन, कैप्टन मोहन सिंह। किसकी सपोर्ट थी इसमें हमको? जापानीज की सपोर्ट मिली थी इनको, जापानीज की सपोर्ट मिली, ठीक है ना। एंड ही डिसबैंड ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, उसने डिसबैंड कर दिया था। फिर सेकेंड फेज आया इसका, सेकेंड फेज ऑफ, ये 1942 है। सेकेंड फेज कब आया? 1943 से लेके 45 तक, ठीक है ना। देन बोस रिकॉग्नाइज इट एंड ही एक्सपेंडेड इट रीच, उसने इसकी पावर को और बढ़ाया। फिर क्या हुआ? आपको एक और चीज पता होना चाहिए, आईएनए का ट्रायल भी हुआ था। ट्रायल कब हुआ? 1945 में। क्या है सर ये आईएनए ट्रायल? सो शाह नवाज खान, जो हमारा शाह नवाज खान था, ये वाला आदमी, ठीक है ना, अलोंग विद प्रेम सैगल एंड गुरबाज सिंह ढिल्लो, दे वर ट्राई फॉर ट्रीजन, ठीक है ना। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर स्पार्किंग द नेशनलिस्ट, ठीक है ना। वो प्रॉपर इंडिया में फरवर फैला रहे थे नेशनलिस्ट का, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए इनके ऊपर ट्रायल भी चला था। कब? 1945 में। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर फॉर इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं बताऊंगा। यहीं पर जो हमारे जो बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने ये वो डायलॉग बोला था दैट गिव मी द ब्लड आई शिल गिव यू द फ्रीडम, ठीक है। शहनवाज खान ने ही बोला था यहाँ पर दैट द मिलिट्री की फिगर और मिलिट्री कैन हेल्प अस, इनको बाहर फेंकने के लिए, ठीक है भाई। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? फिर आगे चलते हैं, ठीक है। The conference of 1945 was meeting between the Viceroy of India Lord Wavell and the major political leaders of British held at Shimla Conference, ठीक है भाई। बहुत इजी से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन बाद में, शिमला कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं आपको एकदम इसको सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम वहां पर, ठीक है ना। शिमला कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन 1945, 1945 में हुई थी, विच हेल्ड इन शिमला, ठीक है ना। शिमला क्या था? शिमला इज, इट इज अ समर कैपिटल, बिकॉज दिल्ली बहुत गर्म होता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव मेड समर कैपिटल, किसको? शिमला को समर कैपिटल था किसका? ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है ना। पर्पस क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? द पर्पस दैट वॉइस रॉय, कौन वॉइस रॉय? लॉर्ड वेविल, आई डू नॉट से देम लॉर्ड, बट बोलना पड़ता है हमको, ठीक है। सो जो वेविल था, ठीक है ना, ही प्रपोज आ क्या? टेम्पररी गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना, कि हम इक्वल हिंदू मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रखेंगे आने वाले इलेक्शंस में। बट दिस कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो फेल्ड,
ये भी फेल हो गई थी। क्यों? देयर वाज नो पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं था तो जिन्ना कैसे मानेगा, जिन्ना नहीं मानेगा तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लिए डिसएग्रीमेंट हो गया बीच में, तो ये कॉन्फ्रेंस भी फेल होगी वहां पर। क्लियर है भाई यहां तक? सो शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। क्लियर भाई यहां तक? एंड लाइक इट वाज द लास्ट मेजर अटेम्प्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द ब्रिटिश साइड टू नेगोशिएट, किसके साथ? इंडिया के साथ, फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस से पहले कि तुम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट कैसे चलाओगे, कैसे चलाओगे, ठीक है ना। फेलियर का रीजन क्या है? जिन्ना, जो जिन्ना की डिमांड थी, ठीक है ना। नो मुस्लिम, नो नथिंग, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देन Lord Lilithgow Committee was constituted by British government in India to look into which of the following aspect: provincial integration, participation of India, franchises system and public safety, ठीक है ना। अब ये जो है हमारे लॉर्ड लिथियन कमेटी, ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पर भी बताऊं मैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जो था, दिल्ली कैपिटल था, लेकिन जो हमारा समर कैपिटल था वो शिमला था, ठीक है ना, जो पुराने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ इसकी। दूसरी चीज यहाँ पर क्या पता होनी चाहिए आपको, एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आया? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में, उसके बाद देयर विल बी लॉर्ड विविल, वहां पर लॉर्ड विविल थे, ठीक है ना, ये लॉर्ड विविल थे, प्लस इंडियन कांग्रेस थी, उसमें मुस्लिम लीग थी। और ये इसलिए किया जा रहा था कि हम जो इंडियन मुस्लिम लीग है और इंडियन कांग्रेस है, उनके दोनों के बीच का डेडलॉक खत्म किया जाए, बट वो नहीं हुआ। दैट्स व्हाई देयर इज अ लिंक बिटवीन दिस। इसी के बाद क्या आया हमारा? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, 1946 में, ठीक है ना। दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो आपको कई बार कैसे देता है वो क्वेश्चन, यहाँ पर लिख दूंगा कैबिनेट मिशन प्लान, इधर कोई डेट लिख दूंगा, फिर नीचे कोई क्विट इंडिया मूवमेंट लिख दिया मैंने, जैसे मान के चलो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 1940 डाल दिया, या मान के चलो 1945 डाल दिया, ठीक है ना, यहाँ पर शिमला कॉन्फ्रेंस लिख दिया, यहाँ पर इंडिपेंडेंस लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बनाता है, फिर आपको इनको अरेंज करना होता है, ठीक है ना। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हैपेंड इन 1942, ये हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा आपको, कि हम अपनी टेस्ट सीरीज में इसी तरीके से बनाएंगे, ताकि आपको वो जो एक हिंड्रेंस होता है, ठीक है ना, वो यहीं पर कैटर करके आप उसको अच्छे से जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट लॉर्ड लिथियन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू लुक इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं प्रोविंशियल, पहला ऑप्शन है प्रोविंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो द कमेटी did not focus on merging of the provinces, but ये किस चीज के लिए था? इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए था, ठीक है ना। दूसरा, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए कौन सा कमीशन बना था हमारा? रेड क्लिफ कमीशन, ठीक है ना। नोट द लिथियन कमेटी, लिथियन कमेटी कब बनी थी हमारी? इट फॉर्म्ड इन 1932 एंड इट वाज फॉर फ्रेंचाइजी सिस्टम, ठीक है ना। इट रेकमेंडेड दैट वी शुड इंक्रीज द इलेक्टोरेट फ्रॉम 7% टू 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दैट वी शुड एक्सपैंड द वोटिंग राइट्स टू मोर पीजेंट्स एंड वुमेन्स ऑल्सो। पहले क्या होता था, इन्होंने इनिशियली उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था जिनके पास पैसा होगा, जो एजुकेटेड होंगे, और एजुकेटेड इंडियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ऑलवेज ऑन द साइड, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज उनकी उनकी वो एजुकेटेड इंडियंस इसलिए उनकी साइड रहते थे कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं होंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर द पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, लोअर सिविल सर्विसेज। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो जो मिडिल क्लास थी वो बहुत, मतलब लाइक ऐसा नहीं थी कि वो प्रॉपर डिटैच थी ब्रिटिशर्स से। कई बारी जगह तो देखने को मिलता है हमको कि वो टोटली डिपेंड थे, ठीक है ना, कई कई जगह पर देखने को मिलता है हमको ये। आगे चलते हैं भाई, देन आगे चलते हैं। देन क्या क्या बताया मैंने आपको? हाँ, लॉर्ड लिथियन कमेटी बताया, किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है भाई, ठीक है ना, फ्रेंचाइजी सिस्टम से। दूसरी कमेटी क्या होती है हमारी? एक साइमन कमीशन सुना होगा सबने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन जो होता है, दैट वाज कम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या आया था 1935 में? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो ये जितने भी सारे मिशन होंगे वो सारे कराऊंगा मैं अच्छे से आपको, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देन
हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1930 टू 1930 से लेके 1932। 1930 में फर्स्ट, 1931 में सेकंड, एंड 1930, हाँ मतलब 1932 या 1930 दिसंबर जनवरी वही थर्ड, ठीक है ना। तो 3 हुई है भाई, 3 ही हुई है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कब हुई थी? नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1930 तक, एंड दैट वाज हेल्ड इन लंदन टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। बट कांग्रेस ने क्या किया था? उसको बाइकआउट किया था। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्यों? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया देयर वाज सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है ना। पार्टिसिपेट किसने किसने किया था? जो इंडिया के प्रिंसेस थे, ठीक है ना, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, किचन में डिप्रेस्ड क्लास थे, ठीक है ना। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई भाई? सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 में, ठीक है। वहां पर क्या हुआ? उससे पहले क्या हुआ था? देयर वाज गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये बोला गया था कि तुम जाओगे और कांग्रेस को मनाओगे कि तुम इंडिया जो है, इंडियन कांग्रेस जो है, दैट विल आल्सो पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वहां पर। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? गांधी जी ऑल्सो अटेंडेड एज अ सोलो कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने किस चीज के बारे में बात करी? माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। जब माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की चर्चा हुई तो ये फेल हो गई। क्लियर है? बिकॉज अंबेडकर ने डिमांड की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे हम सभी को, लेकिन गांधी को क्या लगा कि जो हिंदुइज्म है, ये हिंदू जो है खुद से ही आपस में टूट जाएगा अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आया। तो इन्होंने चर्चा की कि तुम रिजर्व कर दो सीट। देन थर्ड में क्या हुआ? कांग्रेस एंड लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, दे ऑल्सो बायकॉटेड इट, ठीक है ना। उसी के बाद क्या हुआ था हमारा? देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कम इनटू पिक्चर, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर दो चीजें और पता होनी चाहिए आपको। एक तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? दिस हैपेंड इन 1931। इसमें ही इन्होंने बोला था कि आप जितने भी हमारे वॉर ऑफ प्रिजनर है इन सभी को छोड़ दो, ठीक है ना। सॉरी, जो प्रिजनर्स थे इंडिया के, तो उन्होंने बोला था अरविंद ने कि जितने भी लोग रेवोल्यूशनरी है, जिन्होंने भी मतलब लाइक लड़ाई झगड़ा किया है, जो वायलेंस कमिट किया है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया था। लेकिन गांधी ने बोली थी बात, लोग बोल देते हैं कि नहीं बोली थी। इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इंडिया के लोगों ने गांधी को नहीं पढ़ा है, ठीक है। दूसरा, देयर इज कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1932 में आया था। कम्युनल अवार्ड किस लिए फेमस है? दैट इट गिव द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया माइनॉरिटीज को, ठीक है भाई, यहां तक। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से लेके 1932 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, दैट इज हु वाज द हु वाज कॉल्ड एज द लायन ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना। तो लायन ऑफ मुंबई जिसको बोला जाता है, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, दैट इज अरविंदा सुरापुर, ठीक है ना। ही वॉज नॉट अ हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है ना। मुझे तो नहीं लगता कोई भी हिस्टोरिकल फिगर है, ना मैंने कभी ये पढ़ा, ठीक है। दूसरा, दैट इज कोमाराम दियोधर, ठीक है ना। कोमाधार दियोधर वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द महाराष्ट्र, बट ही वॉज नॉट गिवन दिस टाइटल। ये टाइटल नहीं मिला था इनको। कौन सा टाइटल नहीं मिला था? कि दैट लायन ऑफ बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद कौन है भाई हमारा? दैट इज सुखदेव थापर। सुखदेव थापर जो है हमारा, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी मार्टाइट, ठीक है ना। जैसे भगत सिंह था, भगत सिंह का जो हमारा HSRA था, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये छोटी छोटी जो एसोसिएशन है इनके बारे में मैं बहुत पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये भी वहां पर नहीं थे। तो किसको बोला जाता है? फिरोज शाह मेहता को बोला जाता है भाई लायन ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना। ही वॉज देयर फ्रॉम 1845 से लेके 1915 तक, बहुत लंबे जिए, ठीक है। एंड ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर, एजुकेटर, पॉलिटिकल लीडर इन बॉम्बे, एंड ही अर्न द टाइटल ऑफ लायन ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना। सेल्फ गवर्नेंस के लिए इसने बहुत काम किया है, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत काम किया है इन्होंने। क्लियर है? सो ही वाज आल्सो देयर, किसके लिए? ही वाज आल्सो देयर इन अपोजिंग द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट बताऊंगा मैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। रोलेट एक्ट में इन्होंने अपोज किया था
एंड स्वदेशी मूवमेंट, जब हमने पूरा का पूरा जो ब्रिटिश के गुड्स थे वो इंडिया में बाइकआउट करने का ट्राई किया था, तो वो बोला जाता है। अब देखो दूसरी चीजें बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्टेंट, लायन ऑफ पंजाब आपको पता होना चाहिए, ही वाज लाला लाजपत राय, ठीक है ना। सेकंड चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, दैट इज बंगाल टाइगर किसको बोला जाता है, ये तो पता होगा आपको, दैट इज बिपिन चंद्रपाल, ठीक है ना। देन लायन ऑफ बॉम्बे मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। दीज आर द निक नेम्स दैट यू शुड नो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देन आगे पढ़ो भाई। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है मैंने आपको, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, जो यही बोल रहा था मैं कि कई बार ये इस तरीके से पूछते हैं। सबसे पहले गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट के लिए इन्होंने ऑप्शंस दिया है हरदयाल, ठीक है ना। सब नाउ ये पहला ऑप्शन सही है, इट इज अ करेक्ट। क्यों करेक्ट है, बिकॉज लाला हरदयाल ही फाउंडेड गदर पार्टी, कहां पर, 1913 में। ही फाउंडेड गदर पार्टी इन यूएसए, क्या जगह का नाम है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। बस यूएसए याद रखो, सैन फ्रांसिस्को ना भी याद रखो तब भी चलेगा। टू ओवरथ्रो, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, थ्रू आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है ना, कि हमको हथियार उठाना पड़ेगा तभी ब्रिटिशर्स जाएंगे इंडिया से, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई ही गेव द की स्लोगन, इनका की स्लोगन क्या होता है भाई, की स्लोगन इन्होंने दिया था, दैट इज अंग्रेजी राज का दुश्मन, ठीक है ना, एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। दूसरा हंगर डेथ, दैट इज जतिन दास, ठीक है ना। सो जतिन दास कौन है, ही एक्चुअल नेम वाज दैट इज जतिंदर नाथ दास, ठीक है ना। ही डाइड, कैसे मरे थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 60th ईयर, सॉरी नॉट 60th ईयर, नॉट 63, बट हाँ 63 डेज की इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। ही डाइड ड्यू टू 63 डेज हंगर स्ट्राइक, ठीक है ना। तो ये हंगर स्ट्राइक के लिए फेमस जाने जाते हैं, कहां पर, इन लाहौर जेल। कब मरे थे, 1929 में इनका डेथ हो गया था भाई, ठीक है ना। व्हेन दे आर प्रोटेस्टिंग इन ह्यूमेन प्रिजन कंडीशन, क्लियर है। दूसरा आगे कौन है, शूट डेड, दैट इज कल्पना दत्त, ठीक है ना। ये गलत है, कल्पना दत्त लेटर ही इनको बोला जाता है जोशी, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी इन, कहां पर कल्पना दत्त कहां देखने को मिलता है हमको, चिट्टागोंग आर्मरी रेड, ठीक है ना। कब हुई थी ये, इट हैपेंड इन 1930, ठीक है ना। बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब दिखा जाता है, बट ही वाज नॉट शूट डेड, ठीक है ना, क्लियर है। इनको नहीं मारा गया था, सॉरी, शी वाज नॉट डेड। सो कल्पना दत्ता, शी वाज अरेस्टेड एंड लेटर शी वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। बाद में इसको एग्जीक्यूट किया गया था, पहले पकड़ लिया गया था। तो सी ऑप्शंस जहां जहां है हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, बचा क्या ये, क्योंकि बी भी सही था। क्लियर है भाई मेरी बात, तो आंसर विल बी क्या बोला है उन्होंने, करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट, ठीक है, ए और बी, ठीक है, सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पर आपको, हंगर स्ट्राइक पता चल गया, शूट डेड चिट्टागोंग पता चल गया, चिट्टागोंग का सूर्य सेन भी, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए, बाकी आगे चलते हैं। देखो देन बंदी जीवन, ठीक है ना भाई। बंदी जीवन क्या है, बंदी जीवन इज रिटन बाय, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बंदी जीवन क्या है, बंदी जीवन का मतलब है अ लाइफ ऑन कैप्टिविटी, ठीक है ना, बंद जीवन, ठीक है ना, मतलब आप क्या है, बंधे हुए हो, ठीक है ना। इट इज अ ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है ना। सन्याल, ठीक है भाई, क्लियर है। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी मेंबर,
ये है सचिंद्रनाथ सन्याल। ही वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी मेंबर, ठीक है ना, एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ HRA। ये फाउंडिंग मेंबर भी था उसका। क्या है ये? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। अब रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई होगी तो किसने बनाई होगी? रिपब्लिक के बारे में कौन सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पर्सनैलिटी? भगत सिंह, ठीक है ना। एंड ही रिटन कहां पर? बंदी जीवन इसने कहां रिटर्न किया? ही रिटन दिस इन 19 1922। 1922 में लिखी थी भाई इन्होंने। कहां पर? इन हिज इम्प्रिजनमेंट, अंडमान सेलुलर जो जेल थी वहां पर। एंड इट इंस्पायर्ड भगत सिंह, ठीक है ना, और दूसरे लीडर को भी इसने वो किया, ठीक है ना, इंस्पायर्ड किया। देन दूसरा भगत सिंह ने कौन सी बुक लिखी है? भगत सिंह की बुक का नाम क्या है? वाई आई एम एन एथीस्ट, ठीक है भाई, एथीस्ट, सॉरी, ये है। एंड द जेल नोटबुक, नोटबंदी जीवन, ठीक है ना। उसके बाद MR जयकर, मुझे इनके बारे में नहीं पता भाई, मैं सीधा बोल देता हूँ कि इनके बारे में मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कोई हिस्ट्री में नाम पढ़ा है, ठीक है। दूसरा FM सेनापति, इनके बारे में पता है दैट ही वाज द फरीक मोहन सेनापति एंड ही वाज अ उड़िया राइटर। ये एक बहुत बड़े उड़िया राइटर है, ठीक है ना। नोन फॉर चा माना अथा गुंथा, ठीक है ना, चा माना अथा गुंथा, ये इनकी फेमस बुक है, बड़ी बुक जिसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन क्या है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा है भाई इन्होंने, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग जगह से बनाया गया है? बोलिए भाई, बोल सकते हैं। यस सर। जैसे जैसे यूएस से हमने फंडामेंटल राइट लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया, ठीक है ना। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया, रूल ऑफ लॉ लिया। आयरलैंड से DPSP लिया, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिया, ठीक है ना। तो हमने बहुत अलग अलग सोर्सेज से अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। दूसरा, क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी यू that there will be right to vote all the citizen when they get the age of 18 years। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 में लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, वॉट एवर यू आर, ठीक है ना। दूसरा, सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म कब बना? 42nd अमेंडमेंट 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होती है भाई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है ना। क्लियर है? तो सेक्युलरिज्म कहां ऐड किया था हमने? प्रीएम्बल में भी ऐड किया है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट में है क्या कहीं? भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक क्या है हमारे पास? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक्चुअली यही तो है ना सारी बात, रिलीजन के बारे में ही तो चर्चा होती है यहाँ पर, 25 से लेके 28 तक। सो आई एम सेइंग दैट कि अगर आपको पास रिलीजन की फ्रीडम है तो इसका मतलब ये सेक्युलर नहीं है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। नाउ देयर आर सम सेलिएंट फीचर्स, दैट इज, सबसे पहले इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद बोरोड प्रोविजंस। वी हैव बोरोड सेवरल प्रोविजंस फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना। दूसरा, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। तीसरा, सेक्युलर है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। देन इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा जब कभी बताना होगा, क्योंकि इट विल टेक टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दैट इज फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी के अगर मैं बारे में बात करूं, यहाँ पर चर्चा करूं, तो क्या आपको क्या क्या पता है फ्रेटर्निटी के बारे में?
फ्रेटर्निटी का मतलब सीधा सा होता है ब्रदरहुड, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कहाँ लिखी है फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी रेफर्स टू द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स, ठीक है ना। ये सभी सिटीजन्स में देखने को मिलती है हमको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, क्रिएटिंग जस्ट सोसाइटी नहीं हो सकता। फ्रेटर्निटी का मतलब ही ब्रदरहुड है और इन्होंने डायरेक्टली दिया है, तो हम ब्रदरहुड लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा खोल के जब हम चीजें बताएंगे। भाई एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, आप खुद बताओ उसको। अगर कहीं पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं उसको तो इक्वेलिटी बोलूंगा ना मैं। क्रिएटिंग अ सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। जस्ट सोसाइटी मतलब बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? देयर इज जस्टिस, नॉट अ फ्रेटर्निटी। ब्रदरहुड का मतलब डायरेक्टली फ्रेटर्निटी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन which among the following constitutional amendment is related to the land boundary agreement between the India and Bangladesh? डायरेक्टली आंख बंद करके लगा सकते थे 100, ठीक है ना। दैट 100 द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा कब आया था? 2015 में आया था, ठीक है भाई, 2015 में आया था। एंड इट एक्चुअली रेटिफाई, इसने रेटिफाई किया था। रेटिफाई क्या होता है? एक तो होता है साइन करना, मान के चलो आप आए मेरे पास और हमने क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। एग्रीमेंट साइन कर लिया, मान के चलो हमने आज एग्रीमेंट साइन कर लिया। आज क्या डेट है भाई हमारी? दैट इज 9th ऑफ अप्रैल। मैंने आज आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट रेटिफिकेशन का मतलब है कि मैं मेरे घर जाऊंगा, मेरे घर में जो मेरे मम्मी पापा है वो मेरी पार्लियामेंट है, और मैं पार्लियामेंट में भी उसको साइन कराऊंगा, पार्लियामेंट से उसके ऊपर डिस्कशन करा के उसको पास कराऊंगा, उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। सो यहां पर भी जो ये रेटिफाई हुआ है, कब हुआ है? इट ऑल्सो गेट रेटिफिकेशन इन 2015, ठीक है ना। Land boundary agreement between the India and Bangladesh ratified was from the Constitutional Amendment Act of 100, ठीक है ना, 2015 में। क्लियर भाई यहां तक? तो ये आपको बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 1974 वाला इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में हुआ था, बट इट वाज फाइनली इंप्लीमेंटेड रेटिफाइड इन 2015 जब हमारा ये एक्ट आया, ठीक है। दूसरी अमेंडमेंट देखो, 99 किसके बारे में है यहां पर? अगर मैं 99 अमेंडमेंट की बात करूं, सुना होगा सबने। इट इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद द NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ है? इट वॉज लेटर स्टक डाउन, ये स्टक डाउन कर दिया था हमने। किसने किया? बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पता हूं। दूसरा 101 अमेंडमेंट, 101 में क्या आया था हमारा? GST। 102 अमेंडमेंट, इसमें क्या आया था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, NCBC। ये सारी पता होनी चाहिए आपको। 103 में क्या आया था भाई हमारा? 103 में OBC, सॉरी 103 अमेंडमेंट में क्या आया था? 103 अमेंडमेंट कोई बताइए। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है ना, जो हमारा अभी आया था, दैट 10% रिजर्वेशन फॉर बी विल बी देयर फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, ठीक है ना। सो दैट इज, यहां तक। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है भाई हमारा? दिस, दैट इज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द ईयर? तो जब आपको सिटीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहां पर ये काम आता है, ठीक है ना। सो इट वाज इंट्रोड्यूस एक्चुअली इन 2005, ठीक है ना। इट इज अ वेरी स्टैटिक पार्ट, सिटीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2005 थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, ठीक है ना। ये हमने अमेंडमेंट की थी इसमें, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। एक्चुअली एक्ट क्या था? ये था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1950। इसमें हमने अमेंड कब करी? 2005 में। विच
come into effect from the 2 December 2005. ठीक है ना? पर्पस क्या था? इट विल प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ डुअल सिटीजनशिप. ठीक है ना? That Indian diaspora who migrated after 1950s but they wishes to maintain ties with India, तो वो इजीली आ सकते हैं. ठीक है ना? ये था इसमें. 2002 में कोई चेंज नहीं हुआ, 2003 में कोई चेंज नहीं हुआ, 2004 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये तो सब कुछ रद्दी है. ठीक है ना? आगे चलते भाई. देन इंडिया. इन इंडिया पासपोर्ट आर इशूड पर एज पर विच एक्ट. ठीक है. सो जो पासपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है हमारा? देयर वाज अ एक्ट ऑफ पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967. In India, the passport are issued under the Passport Act of 1967, which aim or which come into force from the 5 June of 1967. This act governs the issuance, regulation, and revocations of the passport. और आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट सबको खत्म कर सकता है, किसी को भी रेवोकेट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. किसके अंदर आता है? दिस एक्ट कम्स अंडर कौन सी अथॉरिटी के? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. ठीक है ना? एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासपोर्ट इंश्योरेंस. ठीक है ना? कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं? ऑर्डिनरी, दैट इज ब्लू कवर, जनरली फॉर जनरल ट्रैवल. ऑफिशियल पासपोर्ट कैसा होता है? ऑफिशियल पासपोर्ट व्हाइट कलर का होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए. डिप्लोमेट्स के लिए मैरून कलर का होता है. ठीक है ना? ये पता होना चाहिए. नाउ देयर इज सेक्शन नंबर 6. उसमें क्या बोला जाता है? इस एक्ट का सेक्शन नंबर 6 होता है. देयर आर सम स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल एंड इंपाउंडिंग ऑफ द पासपोर्ट ऑफ एनी पर्सन. ठीक है. आगे चलते भाई. डन. उसके बाद क्या है हमारा? दिस इज द श्रीमंता शंकरादेवा कैलाश क्षेत्रा सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर विच क्लोज ऑफ द हिस्टोरिक आसाम अकॉर्ड. ठीक है भाई. सो इट इज देयर इन द क्लोज 6. ठीक है ना? अब जब आप असम अकॉर्ड आपको पढ़ना ही चाहिए. अगर आप अरुणाचल में रहते हो तो असम अकॉर्ड आपको पूरा का पूरा पता ही होना चाहिए. कब आया था असम अकॉर्ड? इट कम इनटू 1985. ठीक है ना? There are n number of the societies that has been established under the Assam Accord of 1985. This clause will focuses on the protection of and the promotion of किस चीज के बारे में? आसाम कल्चर के बारे में, आसाम सोसाइटी के बारे में, आसाम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बारे में. आसाम अकॉर्ड कब साइन हुआ था? 1985 में. ठीक है. क्लोज नंबर 6 क्या है? दैट विल गिव द सेफगार्ड टू कल्चरल हेरिटेज, दैट विल प्रमोट आसामीज लैंग्वेज, आर्ट, देयर ट्रेडिशन. ठीक है ना? अब इसका क्लोज नंबर जो 3 है, क्लोज नंबर 3 किस चीज के लिए डील करता है? इट डील्स विद डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स. दूसरा क्लोज 4 ये किस चीज के बारे में डील करता है? इट एड्रेसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम. ठीक है. देन क्लोज 5 रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्टिंग सिटीजनशिप राइट्स. ठीक है ना? फॉर पोस्ट 1971 माइग्रेंट. जो माइग्रेंट आए 1971 के बाद, तो क्लोज 5 कहता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है बार बार. ठीक है ना? क्लोज 5 किस चीज के बारे में बात करता है? सिटीजन कट ऑफ के बारे में बात करता है. ठीक है ना? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लोज नंबर 5 वाला. ठीक है ना? 6 तो इन्होंने ही पूछा है. आगे चलते भाई. डन. In which of the Supreme Court of the India declared ट्रिपल तलाक as unconstitutional? कौन सा केस था भाई? सबको पता है. दैट इज बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है ना? और बानो भी यहां पर देखो कितनी है. बालप्रीत बानो, शराया बानो एंड नूरजहां बानो. ठीक है ना? नजाम बानो, बलप्रीत बानो. ठीक है ना?
तो कौन सी बानो थी भाई वो? दैट इज सराया बानो, ठीक है ना, सराया बानो, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 22 अगस्त, जहां तक मुझे लगता है 22 ऑफ अगस्त 2017, 2017 में दे डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ठीक है ना। और एक्चुअली जो ट्रिपल तलाक होता है उसको इस्लामिक वर्ड में क्या बोला जाता है? तलाक ई बिदात, ठीक है ना, ये बोला जाता है एक्चुअली ट्रिपल तलाक को इस्लामिक में, ठीक है ना। तो 22 ऑफ अगस्त 2017 Supreme Court gave the landmark judgment in which it said that it is an unconstitutional, ठीक है ना, in the case of Saraya Bano versus Union of India, ठीक है ना। क्यों? Because it violate क्या violate करता है? आर्टिकल 14 में आर्टिकल क्या है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 20 में इंक्लूड है, दैट इज प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। राइट टू लाइफ भी, राइट टू डिग्निटी भी, मतलब आर्टिकल 21 भी इसमें वायलेट हो रहा था, ठीक है ना। जजमेंट क्या हुआ? दैट 2-3 मेजोरिटी रूल्ड अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक। लेटर मुस्लिम, उसके बाद क्या हुआ? वी हैव आल्सो कम अप विद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिजेस एक्ट लेकर आए हम 2019 में, विच क्रिमिनलाइजेस दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, ठीक है, क्लियर है? यहां तक बताओ भाई। मतलब 3 साल बाद हमने क्या किया? हमने मतलब 2017 में हमने ये बोला, 2019 में हम एक्ट लेकर आए कि अगर ट्रिपल तलाक कोई देगा दैट विल बी पनिशेबल ऑफेंस, उसको क्या होगा? 3 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन under which article of the Indian Constitution no citizen shall accept the title from any foreign state? Article 18, कोई नहीं ले सकता है। Article 18 of Indian Constitution explicitly prohibit the citizens from accepting क्या? Titles from any foreign state. It is a fundamental right of part 3, ठीक है ना। To ensure equality we are preventing the creation of artifact, जो आर्टिफैक्ट हम आर्टिफिशियल डेजिग्नेशंस बनाते हैं सिटीजन्स के सामने, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल 18 का मेन एम यही है दैट वी विल अबोलिश द टाइटल्स। कौन कौन से? एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। We will also ban Indian citizen from accepting the title from foreign government. We will also prohibit the foreigner holding the office of prophet under the India, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारे आर्टिकल 18 का पार्ट होता है, इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। क्लियर भाई यहां तक? नो टाइटल्स याद रखना, आर्टिकल 18। आगे चलते हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एग्जीक्यूटिव हेड पूछा उसने, तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है हमारा? इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है भाई? एग्जीक्यूट करने वाला कौन है इंडिया में? देखो ध्यान से सुनो, एक होता है प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट होता है इट इज ऑलवेज बी द नॉमिनल, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा? नॉमिनल हेड। ये हमेशा नॉमिनल हेड होता है भाई। क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है। ही विल ऑलवेज बी अ नॉमिनल हेड, ठीक है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, ही इज एग्जैक्टली द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। क्यों? बिकॉज ही विल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होगा। कहां लिखा है? आर्टिकल 74 में लिखा है, ठीक है ना। ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट डिसीजन। प्रेसिडेंट हमेशा किससे डील करता है? प्रेसिडेंट ऑलवेज सीक द एड एंड एडवाइस फ्रॉम द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट। वो कहां लिखा है हमारा? आर्टिकल 53। एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो होल्ड द सेरिमोनियल पावर दैट अपॉइंटिंग ऑफ द पीएम, डिसॉल्विंग ऑफ द लोकसभा, उसके पास वो भी पावर होती है।
बट होम मिनिस्टर भी दिया इन्होंने ऑप्शन में. सो होम मिनिस्टर इज नथिंग बट ही इज ओनली द हेड ऑफ होम मिनिस्टर, नॉट द एंटायर एग्जीक्यूटिव. ठीक है ना. और ये तो वैसे ही गलत है. आगे, रामनाथ कोविंद जो है हमारे, वो कौन से मिनिस्टर है भाई. ठीक है ना. इन्होंने बोला है रामनाथ कोविंद इज अवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 11th 12th. ठीक है ना. अब मैं ध्यान से सुनना मेरी बात. 12th कौन था. दैट वाज प्रतिभा पाटिल. कब से कब तक. 2007 से 12 तक. ठीक है ना. उसके बाद 13 कौन बना भाई. दैट इज प्रणब मुखर्जी. ही वाज देयर फ्रॉम 2012 to 2017. Then 14th Ramnath Kovind, 2017 to 22. Then 15th, that is Draupadi Murmu, 2022 से लेके प्रेजेंट. ठीक है ना. क्लियर है यहां तक. अगर 11th पता करना हो तो 11th कौन थे. एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से लेके 2007 तक लास्ट टर्म ये था. ठीक है भाई, यहां तक याद रखो बस. अच्छा, दूसरा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले, शायद वो बिहार का एग्जाम था या किसी मतलब स्टेट का एग्जाम था, कि जो कोविंद है, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद जो थे, ही वाज द सेकंड दलित प्रेसिडेंट. तो पहला कौन पूछा था उन्होंने. पहला कौन था. पहला दैट इज के आर नारायण. ठीक है ना. ही वाज द 10th. ठीक है ना. ही वाज द 10th प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट. ठीक है भाई. आगे चलते हैं. 35. ठीक है ना. 35 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो. दैट आर्टिकल 2441 says that the provisions of the fifth schedule shall not be applicable to which of the following state. ठीक है ना. इसमें याद रखो अम्मा. ठीक है भाई, यहां तक बस इसको याद रखो, इसी के बेसिस पर पूरा क्वेश्चन कर दोगे. आर्टिकल 241 of Indian Constitution state that the provision of the fifth schedule applies to the administration and control of scheduled area and scheduled tribe in the state other than अम्मा. अम्मा क्या है यहां पर. आसाम. ठीक है ना. उसके बाद मेघालय. उसके बाद मिजोरम. उसके बाद ए से दैट इज, सॉरी, टी भी आ जाएगा. टी दैट इज त्रिपुरा. अमत त्रिपुरा. हाँ, त्रिपुरा अमत. ए एम ए त्रिपुरा. हाँ, ए वो टी के ए आता है बाद वाला ना, त्रिपुरा. ये वाला ए लेता हूं मैं यहाँ पर अम्मा लिखने के लिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, मिजोरम है यहाँ पर कहीं नहीं है. कहां पर अप्लाई नहीं होगा ये. इट विल नॉट अप्लाई. अरुणाचल में होगा, नागालैंड में होगा, मणिपुर में होगा. मणिपुर है यहाँ पर कहीं नहीं है. तो त्रिपुरा है यहाँ पर, त्रिपुरा में नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी त्रिपुरा. क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लोवेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. सबको पता है सबसे नीचे वाला शोर कौन सा है. डेड सी. ठीक है ना. द शोर ऑफ डेड सी किसके, इसके चारों तरफ का अगर मैं बॉर्डर की बात करूं, इट इज बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन. ठीक है भाई, पैलेस्टीन एंड बहुत सारी चीजें हैं वहां पर और भी. इट इज द लो लैंड बेस्ड पॉइंट ऑन एंटायर अर्थ. इट्स सरफेस एंड शोर सिटिंग अप्रोक्सीमेटली, जो इसका सबसे नीचे वाला जगह है, दैट इज ओनली 1410 फीट. ठीक है ना, बिलो द सी लेवल. ठीक है ना. क्यों है डेड सी. बिकॉज इट इज अ हाइपर सलाइन वाटर. इट हैज अ हाइपर सलाइन वाटर.
9 times saltier than the ocean, ठीक है ना. एंड देयर वाज आल्सो अ टर्मिनल लेक. टर्मिनल लेक क्या होता है? टर्मिनल लेक ये होता है, मान के चलो दिस इज अ लेक. यहां पर क्या है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब भी कभी मान के चलो दिस इज द लेक विच हैज अ आउट, मतलब यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी ये चला जा रहा है, कहीं तो पानी जाएगा ना. मान के चलो यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी चला जा रहा है, तो ये तो होगी हमारी नॉर्मल लेक. बट मान के चलो मैंने इसमें क्या किया, यहां पर आउटफ्लो बंद कर दिया, ठीक है ना. इनकमिंग है, यहां पर आउटफ्लो है ही नहीं. तो यहां पर क्या होगा, जब वो वाटर इवेपोरेट होगा वो नमक पीछे छोड़ता चला जाएगा, ठीक है ना. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्मिनल लेक जिसमें आउटफ्लो नहीं है. एंड इट इज मोस्टली फ्लडेड बाय द जॉर्डन रिवर. जॉर्डन रिवर से बहुत ज्यादा चलती रहती है, इसीलिए जब इसमें बाहर नहीं जाने का होगा तो नमक कहां से जाएगा बाहर, तो इसमें इकट्ठा होता जाता है, ठीक है भाई. तो इसमें बहुत ज्यादा नमक है. दूसरा दैट इज और क्या क्या बोला इन्होंने, द सोर ऑफ डोन जोन पाउंड. जोन डोन पाउंड कहां पर पड़ता है? इट इज इन अंटार्कटिका, ठीक है ना. इट इज द, सॉरी, इट इज द सैलिएस्ट बॉडी ऑफ वाटर बट नॉट द लोवेस्ट. ये सैल्टिएस्ट है, ठीक है. उसके बाद ये जो हमारा सोर ऑफ त्रिस्तन द कुना, द त्रिस्तन द कुना कहां पड़ता है हमारा? इट इज लाइक काइंड ऑफ अ पैसिफिक ओशियन में एक रिमोट वोल्केनिक आइलैंड है ये, ठीक है ना. दूसरा पिटकैरेन आइलैंड. पिटकैरेन आइलैंड कहां पड़ता है? इट इज ऑल्सो इन पैसिफिक आइलैंड एंड नोन फॉर बाउंटी मुटेनर्स, ठीक है ना. बाउंटी मुटेनर्स देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है भाई. अब मैंने यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन करके दिखाए हैं. हम हो सकता है कल भी क्लास कर ले, बट मेरा ये कराने का मतलब ये था कि आप देखो सिर्फ पॉलिटी को छोड़कर आपको कुछ भी ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर कोई एक सोर्स पढ़ने से क्वेश्चन हो जाएगा, अब आप बोल सकते हैं. बोलिए भाई. अब आप बोल सकते हैं ओपन करके. मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कहीं भी ऐसा, सर एवे क्लासेस है आजकल, यहाँ तक करा दीजिए. हाँ हाँ यहीं तक कराया भाई, बस हो गया. सर ये जीएस ए मेंस 2022 का पेपर है क्या? यस सर. तो मैं यही बोलना चाह रहा था आपको कि आपने ये एनालिसिस कर किया क्यों मैंने आपके सामने, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज नन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस एग्जाम which you can say that it is coming from the direct source. So it is कि you have to try, क्या ट्राई करना पड़ेगा कि आपके पास एक कंसाइज मटेरियल हो, आपके सामने वो क्लासेस हो, प्रॉपर आपको मटेरियल मिले, एंड ऑन दैट नोट आप उसको रेगुलर पढ़ते जाओ, उसको एनालाइज करो, उसको रिवाइज करो, ठीक है ना. एंड देन यू ऑल्सो गिव द मॉक टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की बहुत जरूरी है. तभी आपका आंसर इंप्रूव होता है, तभी आपका मार्क्स इंप्रूव होता है. क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई? प्लीज टेल मी, कोई भी अपना माइक ओपन कीजिए. यस सर. जिरांग, केजीएम, लोको, नी, ओकामी. ठीक है. तो भाई अब हम, मैं सर से बात कर लूंगा, हो सकता है कल भी क्लास लूं जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है, और कल भी आपको मैं कुछ कुछ नई चीजें बता दूं, ठीक है ना. जैसे हमको क्या, किस स्ट्रेटजी से कैसे पढ़ना है, कौन कौन से, मैं आपको कल वो भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैं नोट्स आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा. तो कल तक मैं उसको कुछ प्रिपेयर कर लेता हूँ, एक दो पीडीएफ आपको, तो आप वहां से देख लेना कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे वो आपको स्टैटिक तैयार करना है, ठीक है. आई होप दिस सेशन helps you, and thank you so much everyone for joining me. हेलो सर. जी. एक डाउट था पूछना. हाँ कुछ बोलिए. सर, ये जो मैं एक्चुअली बीच में ज्वाइन किया था, मैं शुरुआत से जी. नहीं था जी. कोर्स ड्यूरेशन ड्यूरेशन और ये मैंने कोर्स अभी फीस. देखो, अभी मैंने सर को बोला है बिकॉज आई जस्ट वांट कि लाइक थोड़ा अच्छे से हो. अगर आपको चीजें पता होगी, फाउंडेशन होगा, तो तभी हो,
क्योंकि आपको एक वो भी पढ़ना है आपका, फिर अभी कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है। तो मैंने यही बोला कि अगर कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई यही 3 चीजें होंगी, इन सब चीजों से ही हमारा प्रीलिम्स होगा, तो मैं आपको एक कन्फाइंड डेट बता सकता हूँ कि दैट ऑन दिस डेट वी आर गोइंग टू लॉन्च द बैच, और ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि अभी इतनी अनसर्टेनिटी है, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ हिंट कि ये सारी चीजें हैं जहां से आपको एक आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि सच्चाई आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं मतलब लाइक इस चीज को नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, वो बहुत अलग है फ्रॉम अवर नेशनल मार्केट, बिकॉज आई वॉज देयर इन नेशनल मार्केट, वहां पर चीजें अलग है एकदम, यहाँ पर चीजें अलग है। दूसरा, जो यहाँ का कमीशन है वो भी चीजें अलग करता है, ठीक है ना। तो वो भी एक अलग चीज हो जाती है यहाँ पर। लेकिन हाँ, मैं ये अश्योरिटी देता हूँ आपको कि वट एवर द टाइम दे विल गिव यू, ठीक है ना, जो कमीशन आपको टाइम देगा 2 महीने 3 महीने, उसके पहले ही मैं आपको कम से कम गारंटी देता हूँ कि 20 दिन पहले या 30 दिन पहले मैं आपका सिलेबस खत्म करा दूंगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी करा दूंगा। आई विल ऑल्सो पर्सनली टेक द सेशंस ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है ना, उनको भी मैं ऐसे ही करूंगा। एंड इट विल बी नोट लाइक कि हाँ भाई हम 2 घंटे का कर लेंगे, नहीं, हम थोड़ा रात में करेंगे, लेट तक भी कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता हूं अगर आप पढ़ने बैठो तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए भाई। जब हम इतनी मेहनत करने के लिए रेडी रेडी है तो आप भी तो वही कर रहे हो ना अभी, दैट्स व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर, ठीक है भाई। और ना तो मुझे अभी फीस का पता है, ना ही मुझे बैच का पता है, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं दैट वट एवर द टाइम कमीशन विल गिव, जब वो एक बारी कंफर्म कर देगा कि ये सारी चीजें हैं, तो मैं आपको उसी दिन आकर लाइव सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा कि हम अपने सिलेबस का एक मॉडल, क्या बोलते हैं उसको कि आ, एक वे बना दूंगा, एक प्लान बना दूंगा, एक प्लानर रेडी करके आऊंगा कि ऑन दीज डेट्स दीज दीज विल बी क्लासेस, एंड इतना करने के बाद आपको ये टेस्ट देना है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, वो सारी चीजें वहां पर आपको उसी दिन डिटेल बता दी जाएगी। एनीथिंग एल्स? और बोलिए भाई, किसी का और कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो बोलिए। बोलिए भाई। ठीक है भाई, फिर थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। जी सर बाकी बचा हुआ कल करते हैं ना? जी। थैंक यू सर।